सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और सुबह सुबह उठ के हर कोई न्यूज़पेपर तो लाजमी पढ़ ही रहा होता है, या फिर नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा होता तो न्यूज़ देख रहा होता है कि अपने आप को अपडेट रखें। खैर, मैं रोज़नामा 92 न्यूज़ पढ़ रही थी तो मैंने उसमें एक रिसर्च देखी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई थी, और मैं हमजा से डिस्कस करी थी कि हमजा ये हमारे व्यूअर्स को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिस हो गई हो उनसे तो हमें उनके साथ ये शेयर करना चाहिए कि अगर आप लोगों को नौ उम्री में या अगर यंग भी हैं तब आप लोगों को वो हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उधेड़ उम्री या बुढ़ापे में जाके भूलने की बीमारी हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो एहतियात करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये रिसर्च भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये रिसर्च ये कहती है कि आप जब अपने मतलब के नौ उम्री कह लें, जवानी कह लें, या 40 साल तक की उम्र का कह लें, इसमें क्योंकि आप लोग सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, हालात इतने अच्छे नहीं होते, सब कामयाब होने की दौड़ में लगे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आ रहे होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, घरेलू मसाइल होते हैं। इसमें जब आप ज़्यादा टेंशन ले रहे होते हैं तो कहते हैं कि नौजवानों को टेंशन उतना जो है ना तंग नहीं कर रही होती या उतनी शायद असरअंदाज नहीं हो रही थी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। अब जो है बहुत ज़्यादा नौजवानों को ही टेंशन हो रही है। पहले की बात आमतौर पर ये तासुर है ना, तो वो ये समझा जाता है कि जी कि नौजवानों को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर मसले से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर कुव्वत होती है और वो मसाइल को जो है चीरते हुए कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं है। इसके असरात अगर आपकी जवानी में नहीं आपको आ रहे तो बुढ़ापे में आ सकते हैं, ये रिसर्च कह रही है। भूलने की जो बीमारी अक्सर हम देखते हैं कि बुजुर्गों में हो जाती है, ये उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जिन्होंने जवानी में ज़्यादा टेंशन ली होती है, जो डिप्रेशन में हमसे उन्होंने ये इसका हल बताया कि उनके कि अगर इसी के हम उल्ट ले लें तो उल्ट में ये है मुराद कि अगर आप नौजवानी में खुश रह रहे हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी मतलब अगर इतना खुशगवार माहौल है तो फिर इस तरह की जो बीमारी है, भूलने की बीमारी कह लें, डेमेंशिया कह लें, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमारे बुढ़ापे में या उधेड़ उम्री में नहीं हो रही होंगी, हमें उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि हमें रिजल्ट ये निकाल लेना चाहिए कि हमें डिप्रेशन नहीं लेना है, हमें खुश रहना है, चाहे जितनी भी कोई ऐसी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन आप लोगों को उसमें टेंशन या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेंशन या डिप्रेशन चीज़ का हल नहीं होता है। हल तलाश करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हाँ, और बस आप अगर परेशान नहीं रहेंगे तो बुढ़ापे में इस बड़े मसले से भी आप बच सकते हैं। हमें अक्सर होता है बुजुर्गों के ऊपर कि जी के चीज़ कहाँ पर रखी थी भूल जाते हैं, नाम क्या मतलब नाम गलत लेना शुरू कर देते हैं, बात भूल जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रह रही होती। जो पुरानी जवानी की मेमोरी होती है उनकी बेहतरीन होती है, लेकिन अभी जो मामलात हो रहे होते हैं मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें तो उसमें काफ़ी हम मसाइल देख रहे होते हैं। तो ये इस रिसर्च के अंदर ये भी हमें परेशान दिखाई देते हैं, कहते हैं हमें पहले वाली तो सारी चीज़ें याद हैं, अभी वाली हम लोग चीज़ भी रख के भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी है, या हम कोई बात भी कहते हैं, बात कह के भूल जाते हैं। तो ये चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ रहा होता है। तो इट मीन्स कि उन्होंने ये एक लिंक निकला नौजवानी में या नौमरी में ये लिंक निकला है। तो इस लिंक को देखते हुए हमने खुश रहने की कोशिश करनी है, ज़्यादा परेशानी या ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। और बात करेंगे कि अपोजिशन जो है वो कुछ पर फैला रही है, बेकाबू महंगाई है और उसकी वजह से अपोजिशन की जो सियासत कहा जा रहा था कि दम तोड़ रही है, आपस में इत्तेहाद नहीं है, कुछ ऑक्सीजन मिली है। बिल्कुल, और बची कुची पीडीएम जो है नए वलवले और उमंग के साथ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का मैदान सजाने की तैयारियां भी करी। और अगर पहले मरहले की बात करें तो महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में उन्होंने प्लान किया कि एहतजाजी रैलियां निकालेंगे हम लोग। हाँ जी, ऐलान उन्होंने कर दिया है जिसका आगाज 13 नवंबर को कराची से होगा। और पीडीएम का दावा है कि इस बार हुकूमत को घर भेज कर ही दम लिया जाएगा। लेकिन कई सवालात हैं, क्या अपोजिशन जमातों में इतना दमखम है और क्या इतना इत्तेफाक है कि वो किसी एजेंडे पर मुत्तफिक हो सके? बिल्कुल हमजा, एक जाने मुस्लिम लीग नून की अगर हम बात करें तो उनके अंदर दो मुख्तलिफ बयानियों का शोर है। दूसरी तरफ देखिए तो कल तक बातें हो रही थी कि पीपल्स पार्टी दोबारा जो है पीडीएम में शामिल हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार करके इस कहानी को ही खत्म कर दिया। हाँ जी, वो मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी नून लीग आइन की अगर हुक्मरानी चाहती है तो बैकडोर राब्ते
ख़त्म करे। और नून लीग यही मामला पीपल्स पार्टी के हवाले से उठाती है और यही इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाती है। पता नहीं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन कमर ज़मान कायरा साहब ने क्या कहा है वो आपको सुना देते हैं। हुकूमत की टांगें लटकी थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे, सेनेट हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके एतमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। ये हुकूमत अगर मुस्लिम लीग मान जाती तो उसके फौरी बाद पंजाब में अदम एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेश हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानियां चल रहे हैं ना, वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में ना पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई, आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। ये जो उनके बंदे जिनके कागज रिजेक्ट हुए हैं वो जानबूझ के कराए गए। अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। इस मुल्क के अंदर एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाए। आपने जो है ना सुन लिया कि जी के क्या कह रहे थे कमर ज़मान कायरा साहब, जो खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू के बाद लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी शामिल होने जा रही है। अब कुछ बातें मुख्तलिफ लग रही हैं। बिल्कुल, अब मुख्तलिफ बातें कर ली क्योंकि मुख्तलिफ बातें में नज़र आ रही है। अपोजिशन जमातों के वक्त में इख्तिलाफ़ात तो एक तरफ रहे, लेकिन अब अपोजिशन के लिए लम्हा फ़िक्रिया ये भी है कि मुल्क में तारीख़ी महंगाई भी है और इसके बावजूद अवाम उनकी कॉल पर घरों से बाहर आने को तैयार नहीं है, जो कि बहरहाल अपोजिशन की सियासी साख पर भी सवालिया निशान उठता है। ये सारी सिचुएशन है मुल्क की, इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बुखारी साहब। पीडीएम के बैनर तले एक बार फिर अपोजिशन की हम ख्याल जो जमातें वो हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकली हैं और इस बार उन्होंने महंगाई जो है उसका एक पकड़ा है कि महंगाई को लेकर तो फिर हम मार्च करेंगे, लेकिन आप समझते हैं कि इसका अंजाम भी माजी जैसा ही होगा या फिर हुकूमत को वाकई इस बार खतरा है जितनी महंगाई है? देखिए, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कायरा साहब की जो स्पीच थी उसको देखा हो तो उन्होंने तो नून लीग के ऊपर जिस किस्म के इल्जाम तराशी की है, उसके बाद पीडीएम का दोबारा इत्तेहाद मुकम्मल होना और पीपल्स पार्टी का वापस आना जो है वो मुझे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता है। उनकी जो गुफ्तगू थी, उनके लिए जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जो इंतखाब था उनका, वो तो एक तरह से पीडीएम की किसी भी मुमकिना इत्तेहाद की कोशिशों को सबोटैज करने के बराबर था। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इससे पहले भी 2 मरतबा गो अलोन जो है ये उसकी शिश्त में शामिल है। वो ऐन मौके के ऊपर अपना एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म करने के लिए जरदारी साहब ने रोल अदा किया, फिर उसके बाद सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, ये पीपल्स पार्टी की रवायत में मौजूद है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की नाअहली और हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है महंगाई के हवाले से अवामुन नास की तरफ से, वो इतना शदीद है कि कोई भी एक मुत्तहिदा मूवमेंट जो है वो इस हुकूमत की बेड़ियों में बैठ जाएगी। अब देखना यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत जो है ये फैसला करेगी कि फिर ही एक मरतबा फिर दोबारा यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगह प्रेशर बिल्डअप किया जाए। अगर ये हो सका तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात जो है वो खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि मुतहिदा कोशिशों का अंजाम वही ना हो जो पहले। लेकिन ये भी कहिएगा कि पीडीएम अपने मकासद में अभी तक नाकाम हुई क्यों है, कुछ समझ नहीं आ रही है। मतलब बाकी तमाम जमातें पीपल्स पार्टी पर मलबा डाल रही हैं। पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जानी थी, नून लीग खड़ी नहीं हुई थी। क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने ये काम किया या नून लीग जो है वो नहीं चाह रही थी? आखिर किसकी वजह से ये नाकाम होते रहे हैं? पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल क्रेडिट नहीं ले सकती पीडीएम के बनाने का। ये एक कंसेंसस से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जिसमें सारी पार्टियां जो हैं 12 पार्टियां उस वक्त थी, अब तो 11 बल्कि 13 थी, अब 11 रह गई हैं क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी निकल गई है इसमें से। उस वक्त ये एक कंसेंसस डिसीजन था कि इस हुकूमत को, जिसके ऊपर इल्जाम था कि उसने मैंडेट चोरी किया है, जिसके ऊपर इल्जाम था कि धांधली के नतीजे में कायम हुई है, मुश्तरका जद्दोजहद करने का अहद और अज़्म किया गया था। ठीक है, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी। और अगर मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, जिस किस्म के जलसे उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में किए, चाहे वो कराची था, पेशावर था, कोयटा था, लाहौर था,
एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्डअप हुआ था हुकूमत के ऊपर, और हमने देखा कि सरकारी हलकों में जो रूलिंग एलीट के हलके होते हैं उनमें काफी हलचल जो है वो दिखाई दी थी। लेकिन फिर अचानक उनको याद आ गया। देखिए, जो पीडीएम तश्कील पाई थी, इसके 26 निकात थे, और उन 26 निकात में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं था कि नवाज शरीफ साहब वापस आके क़यादत करेंगे तभी पीडीएम जो है वो कायम रह सकती है। वो उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे जब ये तश्कील पाई थी, और उनके जल्दी से वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। तो इसको भी कुछ लोगों ने समझा कि चूंकि पीपल्स पार्टी की कुर्बत जो है वो पावर दैट बी के साथ रहती है किसी न किसी हवाले से, तो ये एस्टेब्लिशमेंट की मशवरे पर उन्होंने ये तकाजा किया था कि वो वापस आए और इसकी क़यादत करें। मेरे ख्याल से यही वजह बनी पीडीएम के टूटने की, और पीडीएम का जो जितना कुछ यानी इन्फ्लुएंस पैदा हो चुका था वो यकदम से धड़ाम से जमीन के ऊपर गिर गया। तो मैं समझता हूं कि अगर उसी तरह की मुश्तरका कोशिश ना हुई तो ये जो पीस मील में जो कोशिशें हैं कि पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करेगी, पीएमएलएन अपनी कोशिश करेगी, पीडीएम अपने तरीके से चलेगी, तो इससे इस हुकूमत को लीज ऑफ लाइफ मिलती रहेगी। इस हुकूमत के गिरने का ऐसी सूरत में कोई बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम देखें तो इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है महंगाई से, लेकिन ऑपोजिशन की कॉल पर हम देखते हैं कि वैसा रिस्पॉन्स आवाम की जानिब से नहीं आ रहा, जो कि एक तहरीक की कामयाबी के लिए ज़रूरी भी होता है। आप क्या समझते हैं, बड़ी वजह क्या हो सकती है, या फिर आवाम वाकई इस ऑपोजिशन की जो तहरीक है उससे लाताल्लुक है? देखिए, माजी में ऐसा जरूर रहा है कि अपोजिशन से नाला थे, अवाम भी नाला थे, और उसकी बहुत सारी रीजंस भी थी। लेकिन अब जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म की नाअहली है हुकूमत की, जिस किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं हमारे ऊपर, चाहे वो आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज हैं, चाहे वो अमेरिका के हमसे यानी ऐसे मुतालबात हैं जिन्हें पूरा करना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, या काबुल में जो कुछ हो रहा है, और जिस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसके साथ गुफ्तगू शरीक जारी है, और जिस तरह के मुतालबे वो कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि टीएलपी के साथ जो मुआहिदा हुआ वो भी खुफिया है, अभी तक अवामुन नास को पता नहीं है कि क्या क्या उसमें तय हुआ है। तो इस तरीके से अगर हुकूमत चलाई जाएगी तो मेरे ख्याल से मुश्किलात जो हैं वो कम होने की बजाय पीटीआई की हुकूमत की मुश्किलात जो है उसमें इजाफा होता है। ये भी बताइएगा, वैसे मतलब कि हमेशा से दो बयानियों की बात होती थी, अब नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा का बयानिया मज़ाहमत का है, जबकि बात यही हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज साहब का जो है बयानिया मफाहमत का है, वो मफाहमती पॉलिसी के ऊपर है। दूसरी बात ये होती है कि जी हमेशा से दोनों भाइयों में गुड कॉप बैड कॉप चलता रहा है, ये पॉलिसी का हिस्सा रहा है नून लीग की। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं, ये वाकई कोई पार्टी क़यादत की जंग है या फिर गुड कॉप बैड कॉप ही है, या दोनों में से कुछ नहीं है, तो है क्या? देखिए, ये पीएमएलएन के अंदर इस जंग और नवाज शरीफ खानदान में इस जंग के हवाले से हम आज से नहीं सुन रहे हैं। 20 साल हो गए इसको। पहले मुशर्रफ साहब ने कोशिशें की इसको इस पार्टी में दरार पैदा करने की, हत्ता कि वो एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप बनाने की ऑफर लेके भी शहबाज शरीफ के वालिद साहब के पास आए थे, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हुई, इसलिए कि जब तक नवाज शरीफ जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि डाउन द लाइन पार्टी में किसी शख्स में इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो उनकी आंख के इशारे के बगैर चल सके। इसका इजहार नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज एक से ज्यादा मरतबा कर चुके हैं जी। जो बयानात की हद तक इख्तलाफ जो जमहूरी पार्टियों में होते हैं वो हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन जहां तक इसमें दरार का ताल्लुक है, आप देख लीजिए इख्तिदार से बाहर निकले 3 साल हो गए हैं, आज तक कोई एक MNA MPA जो है वो पार्टी छोड़कर किसी सरकारी पार्टी में या किंग्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ। तो ये इस बात का इंदिया है कि पार्टी के कार्डर जो है वो मजबूत हैं, पार्टी में कोई इंतशार नहीं है। और इसी तरह से फैमिली के हवाले से सियासी बयानात अपनी जगह, लेकिन उसमें उस तरह की कोई दरार के वो एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, और ना ऐसा उस वक्त तक होने जा रहा है जब तक नवाज शरीफ साहब जो है। ठीक है, बुखारी साहब, इंतखाबात की अगर बात करें तो कुछ ही अब टाइम रह गया, इंतखाबात करीब ही हैं, तो इस मौका पर अपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में टफ टाइम देने से हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? आप समझते हैं इस तरह का कोई? देखिए, अगर तो अपोजिशन दिल जमई के साथ मुत्तहिदा मूवमेंट के जरिए इस हुकूमत को फारग करना चाहती है तो कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। चाहे पंजाब की हुकूमत हो, चाहे मरकज में हुकूमत हो, ये दोनों जगह हुकूमतें बनी हुई है मांगे तांगे चंद वोटों के ऊपर, कोई ज़्यादा तादाद भी नहीं है। 11 वोट अगर नेशनल असम्बली में किसी तरीके से एलाइज वगैरह की अगर आ जाए तो हुकूमत वहाँ ख़त्म हो जाती है। खान साहब की वजारत उज़्मा भी गई, और इसी तरह बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप जो है ये भी मोहताज है 10 से 12 से 15 वोट्स की,
और यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन है PMLN की, और अगर काफ लीग मिल जाती है तो एक लम्हे में ये सारा कुछ जो है तलछट हो जाएगा। तो ये इम्कानात हैं मौजूद, अगर ये अपोजिशन वाले दिल से नीयत से एक हो के पार्लियामेंट के अंदर मूवमेंट चलाना चाहें तो पंजाब और मरकज से PTI की हुकूमत का खात्मा हो सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और उनको ये लगता है कि अगर कोई तहरीक शुरू होती है और कोई ऐसा प्रेशर गवर्नमेंट पर बनता है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि अब पीपल्स पार्टी की जानिब से फिर से नून लीग पर वार किए जा रहे हैं। बन नहीं रही है हाँ, क्योंकि PDM की अगर बात कर ली जाए, बाकी जमातें तो हैं लेकिन बड़ी जमात पीपल्स पार्टी उसका फ़िलहाल हिस्सा नहीं है और आपस में जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हालांकि शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। खैर, एक और अहम मामला है, ये बहुत ज़्यादा अहम मामला हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा है, हमारी सेहत से जुड़ा है और हमारे ख्यालात से जुड़ा है। हम कुछ सोचते हैं, हमारे माहौल से जुड़ा है कि जी के, और दूसरा ये कि ये जो तबीब हजरात हैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि हमें किसी ने एंटीबायोटिक दे दी एक दफ़ा और फिर हमें दोबारा वो मसला हुआ तो हमने उस शख्स से पूछना जो है गवारा ही नहीं किया और फिर हम उसका इस्तेमाल करते चले गए। जब हमें कभी मसला हुआ हमने उसका इस्तेमाल जब मसला होता है फिर वही वाली मेडिसिन जो है हम बजाय इसके कि हम डॉक्टर के पास जाएं हम वही वाली मेडिसिन जो है वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं। खैर, एंटीबायोटिक ताकतवर अद्वियात का एक ग्रुप है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में एंटीबायोटिक अद्वियात बहुत मोहतात तौर पर इस्तेमाल भी कराई जाती हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर इन अद्वियात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आम होता जा रहा है। जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि हर टाइम जो डॉक्टर्स हैं कोई भी बीमारी हो उसमें ये जो तजवीज़ है एंटीबायोटिक की वो कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन। इसको शिफा बख्शी का जो है ना एक आसान तरीका समझते हैं, जबकि माहिरीन सेहत के मुताबिक सेहत आमा को सबसे बड़ा खतरा भी शायद एंटीबायोटिक अद्वियात के गलत इस्तेमाल से ही है, जिससे एक बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से काबिल इलाज मरज शायद मुस्तकबिल में नाकाबिल इलाज भी बन सकता है। अब हम कोरोना के अंदर देखें, कोरोना के अंदर जो हल्के फुल्के सिम्टम्स आना शुरू होते थे, लोगों ने एक दूसरे से सुन के खुद ही एंटीबायोटिक शुरू कर दी और करते चले गए। ये आम है, एक तो अवेलेबल है, दूसरा यह है कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एंटीबायोटिक पे लगा देते हैं, जरूरत ही नहीं होती। दूसरा हमजा ये कि जैसे कि अगर कोविड में जिस तरह से लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि क्या करना, क्योंकि एक नई चीज़ थी, तो उसमें जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो उसमें जो उनके गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो फिर वो किल हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी और कम होती है और फिर जो बैक्टीरियाज होती है उन पर ज़्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो कोविड के पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इकरा को फ़ोन किया कि इकरा, जब तुम्हें कोरोना हुआ था तो तुम्हें कौन सी अद्वियात दी गई थी, हालांकि मैंने अभी टेस्ट भी नहीं करवाया, और इकरा ने मुझे कहा जी कि मुझे तो ये मेडिसिन दी गई थी। मैं फौरी गया, जाके वो मेडिसिन लेकर आया और एंटीबायोटिक मैंने भी थोक के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो अब हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का दुरुस्त है कि नहीं है, कितनी कोताही जो है हमें फ्यूचर में जाके हमारी सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकती है, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शामी साहब, मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक हम देखते हैं कि आमतौर पर डॉक्टर्स भी लिख कर दे देते हैं और कहा यह जाता है कि शायद ज़रूरत नहीं थी और लिख दी गई। एंटीबायोटिक के हवाले से हमें बताइए, इसका किरदार क्या होता है और इसको इस्तेमाल कब करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही अहम इशू जो है वो आपने आज शुरू किया है और उसके बारे में आप आज पसरा कर रहे हैं। देखें, एक एंटीबायोटिक सर्टनली, और आपने जैसे अपने एंट्रो में फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक ऐसी अद्वियात हैं जो कि बैक्टीरिया जो कि हमारे जिस्म को, इंसान को, वो ऐसी कुव्वत को जिसको खत्म करने की खातिर ये एंटीबायोटिक्स जो यूज किए जाते हैं किसी बीमारी के लिए, मतलब वो यूज किए जाते हैं जब बीमारी के लिए। लेकिन अब हमारे यहाँ एक आपने जैसे बता रही थी कि सेल्फ मेडिकेशन का जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि हर बंदा यही समझता है कि जी हमने वो काम करना है जो एक किसी डॉक्टर ने लिख दिया, या वैसी एक फार्मेसी के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें कोई ना कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक्स भी साथ दे दो, और वो दे देते हैं। अब हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, और फिर जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुछ डॉक्टर साहिबान भी गैर जरूरी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होती है उसी को शुरू कर देते हैं ये एंटीबायोटिक्स। और ना सिर्फ ये कि एक एंटीबायोटिक्स देते हैं, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स जो कि उसकी जरूरत भी नहीं होती और वो उसके साथ हम लिख देते हैं। और फिर क्वैकरी इज द मेन मेजर इशू हमारे मुल्क के अंदर कि जिनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, वो किसी डिस्पेंसर है या कहीं ऑपरेशन थिएटर का असिस्टेंट है और उसने सुन रखा है
कि ये टीका लगाया था तो मरीज ठीक हो गया था, ये कैप्सूल दिया गया था तो मरीज ठीक हो गया था, लिहाजा वो अपनी प्रैक्टिस गली मोहल्लों के अंदर जो कर रहे हैं और वो सारा उससे वो शायद ओवर मतलब एक किस्म की ट्रीटमेंट कह के या ओवर बर्डन टू द पेशेंट मीन बाय के बॉडी कि जो रिस्पॉन्स है उस बॉडी के ऊपर जाके उन अच्छे खलियात को, उन अच्छे बैक्टीरियाज को जो जाके एंटीबायोटिक्स वो भी खत्म कर देते हैं। अब सिस्टम ये कि इसको ठीक करने के लिए, और आपने दुरुस्त कहा कि दुनिया के अंदर ये प्रैक्टिसेस हैं और बाज ममालिक के अंदर तो ऐसा है कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ छोटा मोटा, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए या जनरल सर्जरी की खातिर वहां पे सिस्टम्स ऐसे हैं कि वहां 3 से 5 दिन के बाद इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर उसने 5-7 दिन से जो डिफाइंड उनके साथ आती है, अगर उसने कुछ आगे एंटीबायोटिक्स को कंटिन्यू करना है तो उसकी खातिर दे हैव टू गेट द परमिशन फ्रॉम द हॉस्पिटल कमेटी, जो कि बाकायदा इसको जिसके अंदर मतलब बायोकेमिस्ट्री वाले होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, तो सर्जन्स वहां मौजूद होते हैं। तो एक कमेटी है वो फैसला करती है ऐसी कि कौन सी जरूरत पड़ गई कि इनको एंटीबायोटिक्स जो है वो हफ्ता 10 दिन से ज्यादा देने की मतलब एक जरूरत या महसूस कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती से आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 हफ्ते, 6-6 हफ्ते एंटीबायोटिक्स जो है मतलब उसका ऐसा गैर जरूरी इस्तेमाल होता है कि जिसके जरिए से जाके फिर सर्टेनली उसके साइड इफेक्ट, और एक जो सबसे अहम चीज है कि हमारे यहाँ देखें एंटीबायोटिक्स की जो पोटेंसीज जो कि छोटी पोटेंसी के साथ कभी वो असरअंदाज होके और उस बीमारी को जो बेहतर उसका इलाज फराहम कर सकती है, उसके ऊपर भी जाके वो गैर मुअस्सर हो जाती है। बिल्कुल ऐसी ये कि इसके अलावा और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है उनको भी जाके ये मतलब मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक उसको जाके जैसे आप बात कर रहे हैं ओवरडोज, अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें, आप कह रहे हैं दूसरे ममालिक में कमेटी होती है, उससे परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन जब ओवरडोज होती है एंटीबायोटिक की तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, जरा वो भी बताइएगा। देखिए इसके साथ एक मैं गुजारिश करूं कि ऐसा नहीं है कि कमेटीज हमारे पास नहीं है या हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि हमारा वो मुकद्दस मुल्क है कि जिसके अंदर कानून साजी की भरमार है। कानून आपको यहाँ भी मिल जाएंगे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट ओवर देयर। उस किस्म की वहां पे हमारे साथ जो सबसे बड़ी और एक चीज मैं आपसे शेयर करना जरूरी समझता हूँ कि जब तक किसी मर्ज को आप डायग्नोज नहीं करते कुजा ये कि एंटीबायोटिक्स ने किसी किस्म का इलाज भी मतलब उसके लिए जरूरी नहीं है। आप मतलब सुनते होंगे जी टेम्परेचर हुआ तो डॉक्टर ने या किसी मुआलिज ने कहा कि सिंपल पैनाडोल दे लो। अब हमारे यहाँ एक तो मसला ये बन गया कि जब तक हम एक मतलब थद्दा उसको नहीं देते, कुछ 4-5-6 दवाइयां नहीं देते तो मरीज की तशफ़ी नहीं होती कि जी मेरा तो इलाज ही शुरू नहीं हुआ। हम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ छोटा मोटा काम करते हैं तो उसके साथ यही होता है जी हम दाखिल हैं 3 दिन से, हमारा तो इलाज ही नहीं हो रहा। तो भाई कौन सा इलाज नहीं हो रहा? ना जी हमें कोई ड्रिप लगी है, ना हमें कोई टीके शुरू किए गए। तो एक जो माइंडसेट हमारे यहाँ ये एक बन चुका है, और माइंडसेट ये है कि जब तक ये अद्वियात नहीं दी जाएंगी, जब तक उनको टीके नहीं शुरू किए जाएंगे और एंटीबायोटिक, अब इतना हरफ आम के अंदर ये लोगों को पता चल गया ये एंटीबायोटिक्स है और एंटीबायोटिक्स ये नहीं है। जब तक ये इलाज का मतलब एक जरूरी हिस्सा एज अ क्लाइंट एज अ पेशेंट वो नहीं शुरू करते तो मरीज समझता है कि मेरा इलाज नहीं। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहिबान की तरफ से भी और मुआलजीन की तरफ से भी ये गैर जरूरी मतलब पेशेंट की सेटिस्फेक्शन है कि मरीज को सेटिस्फाई करने की खातिर वो एंटीबायोटिक्स दे। अब इसके जो है असरात क्या है? अब इन असरात में से एक जो मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा था कि हमारी इम्यूनिटी जो है दैट गेट डिस्टर्ब। सबसे ज्यादा जो इसका नुकसान होता है कि कुव्वत मुदाफिर जब इंसान की है वो कम होती जाती है। वो कम होने के साथ बाकी बीमारियां आपके साथ ओवरफ्लो करती हैं और उसके साथ के मसाइल ज्यादा करती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक हमारी यहाँ पर सोच ये भी है कि एक दफ़ा या 2 दफ़ा खा लेने से कुछ नहीं होता, चले मिलता जुलता कोई मसला है, हम पूरा कोर्स तो नहीं करने जा रहे हैं, 1 या 2 गोलियां खा लेने से कोई सेहत के ऊपर इतने बुरे असरात इम्यूनिटी के ऊपर, अगर हम ये बात समझ भी लें जितनी आपने की है, कितने को असरात पड़ जाएंगे इम्यूनिटी के ऊपर, कितना को हमारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, ये भी ज़रा एड्रेस कर दीजिएगा। ये देखें ये सबसे ही ज्यादा गलत बात है। होता क्या है कि हमारे पास साइन सिम्टम्स कुछ आए, हमने अद्वियात शुरू करवा दी, एंटीबायोटिक्स उसके अंदर मतलब बशमूल, हेंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक, उसके कुछ असरात से ठीक हो गया। वी एज डॉक्टर वी से कि आपने कोर्स लेना होगा। कोर्स मीन बाय कि 5 दिन 3 दिन आपने एंटीबायोटिक्स अगर किसी को जरूरी है तो वो लेना उसके लिए जरूरी। अब होता क्या कि 1-2 दिन खाई, 1-2 दिन के बाद सिम्टम्स कुछ कम हो गई और उसके बाद आपने देखा कि जी आपने खुद ही दवाई बंद कर दी और समझा कि अब इसकी जरूरत नहीं रही। वेयर एज
कि जब आप एंटीबायोटिक्स शुरू करें और आपका मुआलिज कहता है कि आपने 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन के कोर्स के अंदर ये अद्वियात खानी है, तो ये इसेंशियल है उस बीमारी के इलाज के लिए कि आपने इतने दिन इसको कोर्स करना है। जब तक वो नहीं करेंगे तो उस वक्त तो जो बीमारी और वो जो मर्ज है उसका खात्मा वो प्रॉपर तरीके से और मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा, तो इस वजह से मैं डॉक्टर साहब आखिर में आपसे ये भी जानना है कि अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, अवाम भी सुन रहे हैं, उनको समझ भी लग रही है, अच्छा डॉक्टर साहब ये हमें बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात हमने समझनी है, लेकिन अब मुआलिज के पास चले जाते हैं, मुआलिज ने एंटीबायोटिक लिख दी है, अब पेशेंट बेचारे के पास या जो साथ फैमिली मेंबर्स गए हुए हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो उस पर इनकार भी कर सकें, और अगर वो इनकार करेंगे डॉक्टर साहब कहेंगे आप खुद इलाज कर लें, फिर हम चले जाते हैं यहाँ से। तो इसका कोई हल हमारे पास मौजूद है? कोई बॉडीज को काम करना चाहिए? ये आपने बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मतलब रेज किया है। मैं समझता हूँ कि पहले हमारे साथ कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट और पूरी दुनिया के अंदर, वाली बात मैं नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है कि अपने आप को मुआलिज ने अपडेट रखना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, हमारा डिजीज बर्डन क्या हो रहा है, कौन सी डिजीज कैसा रिस्पॉन्स करती है। मीन बाय कि अपने आप की एजुकेशन हर मुआलिज की, ये नहीं हो सकता कि एक दफा में MBBS की डिग्री मिल गई और सारी जिंदगी के साथ समझो जो मुझे लाइसेंस मिल गया। तो ये सिस्टम है। इत्तेफाक से आप देख भी रही हैं कि PMC, जिसको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, कि उनकी तरफ से पहले जब PMDC था तो कुछ शुरू किया गया था कि इसके लिए क्रेडिट आवर्स की खातर कि साल के अंदर आपने 2 या 3 एक जो वर्कशॉप्स है वो जरूरी थी कि हर मुआलिज की खातिर कि वो भी करेगा ताकि अपने आप को अपडेट कर सके। और दूसरी मैं अहम चीज आपसे कहूँ वो ये है कि हमारा सोशो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, वो लोग मतलब बातें हैं, किसी से पूछो जी आप क्यों नहीं आई, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मेरे को तो दवाइयां दे पैसे भी कोई नहीं सर, मेरे को तो फीस दे पैसे नहीं सर। तो ये जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारा एज अ स्टेट, एज अ सोसाइटी, एज इंस्टीट्यूशंस, ये अहम तरीन हमारा मतलब काम होना चाहिए कि हम लोगों की वेल बीइंग की खातिर, लोगों की सेहत की खातिर एज अ स्टेट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अशरफ जामी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, बड़ा अहम मामला है ये। एक तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी कितनी ज़्यादा है कि खुद से ही ना डॉक्टर बन जाया करें, आप मतलब सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना चले जाया करें, और एंटीबायोटिक का अगर कोर्स डॉक्टर ने कहा कि कंप्लीट करना है तो फिर कंप्लीट करना है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर आपने अधूरा नहीं छोड़ना, और गैर ज़रूरी तौर पर आपने अपनी मर्जी से बच्चों को भी आप वही दवाइयाँ दे देते हैं जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी। अच्छा इतने समझदार हैं, खुद हाइपोटेंसी की खा रहे हैं, बच्चा ना इसको लो पोटेंसी की खुद से ही फैसला कर लिया गया इसको दे देते हैं। ये अहम घरों में, हमारे घरों के अंदर ये गलत प्रैक्टिस हो रही है, इसको तर्क कर दें, बहुत बुरे असरात हैं सेहत के ऊपर। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, जो कि करप्शन फ्री सोसाइटी और बदनवानी से पाक वतन का नारा लगाकर ही मैदान सियासत में उतरे थे, और इसी नारे पर उन्होंने तवील सियासी जद्दोजहद भी की। वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज हुए और वतन अजीज़ की सियासत और समाज को करप्शन से पाक करने की ठान ली है उन्होंने। अगरचे 3.25 साल के दौरान इस अजीम मिशन और मकसद की राह में जो हायल रुकावटें हैं वो भी अभी तक वज़ीर आज़म साहब नहीं हटा पाए हैं, लेकिन अपने हर खिताब में करप्शन से अपनी नफ़रत का इजहार भी करते हैं, और मुआशरे को, मुल्कों को, कौमों को किस तरह से ये करप्शन जो है, बदउनवानी जो है ये तबाह कर देती है, उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। मुआशरे की अखलाकी कदरें कमज़ोर होने पर अफसोस का इजहार करते हुए भी नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी ऐसा ही हुआ, तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने एक बार फिर कौम को बदउनवानी के नुकसानात से आगाह किया, बताया कि कौम की अखलाकियात ख़त्म हो तो करप्शन जो है वो सामने आ रही होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं पहले। खड़ा होता है मोरालिटी के ऊपर। जिस माशरे की अखलाकियात चली जाती हैं उस माशरे को कोई बचा नहीं सकता, और जिस माशरे की अखलाकियात खड़ी होती हैं तो उसको एटम बॉम्ब भी तबाह नहीं कर सकता। ये मुल्क अजीम मुल्क बनना था, हमारे ज़माने में ये अजीम मुल्क बन रहा था। ये 60s में जब मैं बड़ा हो रहा था, ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी, सिविल सर्विस, ये सारे एशिया में नंबर 1 समझी जाती थी। बड़ी इसकी स्टैंडर्ड, क्वालिटी, इंटेग्रिटी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरे रास्ते पे चले गए जो हमारी तबाही का रास्ता है।
हमारी मोरालिटी रह गई, हमारी अखलाकियात आहिस्ता आहिस्ता चली गई। हमने अपने सामने ये सारा देखा है प्रोसेस कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिक्लाइन आनी शुरू हुई। ये याद रखें कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो नहीं पहले आती, पहले आपकी अखलाकियात गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। आपकी जो मोरालिटी जब क्रैश करती है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी जाती है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू आपने सुनी, मोरालिटी पे बात कर रहे थे, लेकिन इन बातों से इत्तफाक तो हम करते हैं, लेकिन अगर हम इमरान खान साहब को कोई ये नहीं बता सका या शायद ये नहीं बताना भूल गए हैं कि जो अगर प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हो तो चीज़ें प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए और अपने कहे अल्फाज पर अमल दरामद करके दिखाना ही असल में ज़िम्मेदारी कहलाता है। हमसा हाँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब वज़ीर-ए-आज़म बनकर इस कल्चर को क्यों तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो मसला है जिसका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी भी कर रहे हैं, और मतलब ये हम सब मानते हैं कि एक बंदा अकेला क्या कर सकता है, लेकिन एक बंदा अगर वज़ीर-ए-आज़म हो वो तब भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर असल में मसला है कहाँ पर, मतलब कि क्या ग्रास रूट लेवल से हमें ठीक करने की ज़रूरत है, उसको ठीक कैसे करेंगे, यही हमने जानना है। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब पहले तो ये बताएं कि करप्शन का जब हम जिक्र कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ माली करप्शन का जिक्र कर रहे होते हैं, क्या दुनिया में सिर्फ माली करप्शन हो रही होती है? हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि करप्शन की तो कई शक्लें हैं, जिसमें से एक माली करप्शन है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, और हम सब ये जानते भी हैं कि नैब में हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं, वो रजे पुजे लोगों के केसेस हैं। कोई गरीब बंदे का केस नैब में नहीं पड़ा हुआ। नैब रिकवरीज करती है, वो करोड़ों से लेके अरबों की रिकवरीज हैं, शायद अब लाखों की तो बात ही नहीं रही, करोड़ों और अरबों की रिकवरीज हैं। वो कोई आम बंदा तो उतनी बड़ी करप्शन नहीं कर सकता। वो खुशहाल हाउसिंग्स लॉन्च करने वाले और ब्यूरोक्रेट्स और कईयों के केसेस वहां पर पड़े हुए हैं जो चलते चले जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस के केसेस पड़े हुए हैं। करप्शन का ताल्लुक जो है वो किसी के खुशहाल होने के साथ नहीं है। करप्शन का ताल्लुक है कि उसकी ज़हनी हालत क्या है। ये समाज जिसे हम सिर्फ तकरीरों और भाषण के जरिए बदलना चाह रहे हैं और इसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं और इसको बताना चाह रहे हैं कि मॉरल्स पैदा हो जाएं, कैरेक्टर पैदा हो जाए, एथिक्स पैदा हो जाएं, तकरीरों से नहीं पैदा हो सकते। ये एथिक्स मॉरल्स पैदा होते हैं निज़ाम से, निज़ाम पे यकीन से। हर वो बंदा करप्ट होगा जिसका कल पे यकीन नहीं है। वो कहेगा जी आज ही जो कुछ होता है इकट्ठा कर दो, आज जो कुछ जमा करना कर दो, आज ही सारे प्लॉट बना लिए जाएं, आज ही सारी चीजें कर ली जाएं, कल को हमारे बच्चों का और आने वाली नस्लों का क्या बनेगा। ये है सिस्टम पे यकीन ना होने की निशानी। हर वो मुल्क जहां पर करप्शन नहीं है या कम है, जाके देखिए वहां सिस्टम मजबूत है। वहां पर उन्हें पता है कि स्टेट जो है वो हमारी जिम्मेदार भी है, हमारे बाद की नस्लों की जिम्मेदार भी है। ये इंसानों का बनाया निजाम है जिसे इंसानों को ऑन करना चाहिए, लीडर्स को ऑन करना चाहिए कि ये खराब निजाम है, जिस खराब निजाम की वजह से माशरे में इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी इंतहा की है, और इस अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी की वजह से लोग करप्ट हैं। करप्शन इसलिए है, रजा पुजा बंदा भी करप्ट है। आम बंदा देखिए, एक अमरूद की रेडी लगाने वाले की करप्शन ये है कि वो 2 दाने खराब डाल देगा। केला बेचने वाला जो है दर्जन केले 11 केले डाल देगा, 11वीं जो है वो छोटी सी केली डाल देगा, उसकी करप्शन ये है। लेकिन जो बड़ा इंसान है, जो किसी सीट पे बैठा है, जिसके पास पर्क्स हैं, जो सिविल सर्वेंट है, जो किसी ओहदे पे है, जिसके पास वसाइल हैं, वो करप्ट क्यों है? वो करप्ट इसीलिए है कि उसको भी पता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, जो कुछ इकट्ठा कर दिया जाए। अब देखिए, खराब सिस्टम में बड़ी बुनियादी जरूरतें आपको खुद अचीव करनी पड़ती हैं, एक्वायर करनी पड़ती हैं, खुद हासिल करनी पड़ती हैं, लाइक हेल्थ। आप किसी भी खुशहाल बंदे को या जो साहिब हैसियत है उसको देखिए, वो प्राइवेट किसी मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है खुद को, बच्चों को, फैमिली को। उसे पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत क्या है। आप मुझे बताइए, कोई एक सिविल सर्वेंट मेरी नजर से नहीं गुजरा, कोई एक जज मेरी नजर से नहीं गुजरा जिसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो। उसकी वजह यह है कि उन सबको पता है कि वो तालीम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही है वो इंतहाई गैर मेयारी है, लिहाजा वो किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। सेहत आपने सारी प्राइवेट सेक्टर पे डाल दी, गवर्नमेंट सेक्टर वो क्वालिटी फराहम नहीं कर रहा। आपके चंद जो है वो हॉस्पिटल्स हैं और मरीज आपके इंतहा के हैं। लाहौर में पूरे पंजाब से मरीज आ जाते हैं, ये हॉस्पिटल्स में जाके देखिए, बेड खाली कोई नहीं मिलेगा आपको। स्कूल्स की हालत ये है, एकड़ों में स्कूल हैं, कनालों में स्कूल हैं गवर्नमेंट के, लेकिन आप वहां जाके शाह साहब ये करना कैसे है? शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये करना कैसे है? हम कासिम अली शाह साहब से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो मोटिवेशनल तकरीरें ना करें, वो मुआशरे को दुरुस्त करें, तकरीरें बाद में कर लेंगे, लेकिन जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, जो सिर्फ ये बात बता ही सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, लेकिन
वज़ीर आज़म साहब से तो हमने एक्सपेक्ट करना है ना कि आप करें। वज़ीर आज़म साहब तकरीर कर रहे हैं तो हमें मसला नहीं है। हमें कासिम अली शाह से प्रॉब्लम हो जाती है कि जब वो जाके कह रहे होते हैं कि भाई अपनी अखलाकियात जो हैं उनको देखिए, अपनी कदरों को समझिए, तो हम क्वेश्चन किसको करेंगे? क्या गलत लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं? जिन लोगों से करना चाहिए हम समझ रहे हैं उनकी शायद जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद तो ठीक है। सर देखिए, इसके 3 सोल्यूशन हैं और तीनों फिर अगेन आपको बातें लगेंगी, लेकिन साहिब इख्तियार अगर इन 3 चीज़ों को सामने रख के पॉलिसीज़ को बनाता है, राइट एडवाइज़र हायर करता है, तो ये मसले हल हो सकते हैं। पहला जो है सोल्यूशन वो एजुकेशन है। आप एजुकेशन को डिग्री तक महदूद ना कीजिए। एजुकेशन का मतलब स्किल्स भी है, एजुकेशन का मतलब शऊर भी है, एजुकेशन का मतलब एक सोसाइटी को अपलिफ्ट करना भी है। एजुकेशन का मतलब जो है वो 20-30 साल की कमेटी है कि हम एक ऐसी कौम बना सकें, ऐसी नस्ल बना सकें जो फैसले ठीक करे। और एजुकेशन का मतलब इस काबिलियत पे लाना भी है कि वो अपना वक्त धरनों में, सड़कों पे खज्जल हो के सड़कों को ब्लॉक करने पे जाया ना करें, बल्कि एक काबिल इंसान की तरह अपना काम करें, अपना हिस्सा डालें। हम दुनिया में वो बदतरीन माफी के साथ एक हालत में कौम और मुल्क जा चुका है जहां पर दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करें। अगर सच कहूं तो दुनिया हमें इस्तेमाल कर रही है। हम किसी किस्म की टेक्नोलॉजी अच्छी प्रोड्यूस करने को तैयार नहीं है। हम एक ब्लेड और सुई नहीं बना सकते। हमारी हालत यह है, हमें पूरी कौम को एजुकेशन का, शऊर का विजन देना चाहिए। दूसरी चीज जस्टिस है। जस्टिस सिर्फ अदालत तक नहीं होता, पूरे के पूरे निजाम में राइट पर्सन राइट प्लेस पे, मेरिट का होना, हकदार को हक का मिलना, इंसाफ का मिलना। मैं मतलब कल मैं पार्क में वॉक करता हूं तो वहां पर जो गार्ड थे वो बता रहे कि जो आउट का गेट है उस पे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बार बार उनसे लड़ रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने इधर से दाखिल होना है, जाओ जो करना है कर दो। ये जो कहीं ना कहीं हमने एक गर्दन में सरिया और एक गलत फहमी दे दी है कि जनाब हम दुनिया में हर एक को बता के जाएं कि हम बड़े ताकतवर हैं। बाहर की दुनिया में देखिए, गलती सदर भी कर दे तो उसका चालान हो जाता है। यहाँ पर सारे का सारा निजाम आपका यहाँ रिश्वत से चल रहा है, यहाँ PR से चल रहा है। तीसरी जो बड़ी अहम चीज है वो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट के नैरेटिव्स क्या हैं। वो नैरेटिव पूरी कौम के बनने चाहिए। हमारे खारजा पॉलिसी के मसले, हमारे मुल्क के प्रॉब्लम, हमारे सब इश्यूज हमें एक होके समझना है। वो हिज़्बी इख्तलाफ है या इस वक्त की पार्टी जो हुकूमत में है, सबके नैरेटिव एक होने चाहिए। नैरेटिव्स पे हमें काम करने की शदीद जरूरत है। ये एजुकेशन और जस्टिस और नैरेटिव्स को बिल्ड करना, ये 3 ऐसे काम हैं, अगर इसे प्रायोरिटी पे कर लिया जाए तो आने वाले चंद सालों में नताइज मिल जाएंगे। कल हमने इकबाल का दिन मनाया। इकबाल ये कहता है कि जो नया जहान है वो पुल बनाने से, मेट्रो बनाने से नहीं बनता, अफकारे ताजा से बनता है, नई सोच से बनता है। इसलिए मैं अक्सर ये स्लोगन अपना जो अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान है उसको बदलने के लिए सोच बदलना जरूरी है। सोच बदलेगी तो फिर पाकिस्तान बदलेगा। आप नजरिया बदले बगैर, सोच बदले बगैर पाकिस्तान नहीं बदल सकते। सिस्टम को बिल्कुल ठीक करना है और हम चाहते हैं कि ये सोच भी बदले, तो इसमें इखलाकी जो तरबियत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए मुल्क को इखलाकी सतह पर ऊपर लेके जाना किस कदर इंपॉर्टेंट है वज़ीर आज़म के लिए? देखिए, इखलाकियात कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है, इखलाकियात दिखाने वाली चीज है। अगर किसी घर के बच्चे अच्छे हैं इसका मतलब है घर का माहौल ठीक है, घर के बड़े ठीक हैं, उनको देखा देखी ही लोग बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं। इखलाकियात कंपनी से बदलती है, इखलाकियात रोल मॉडल्स की वजह से बदलती है। इखलाकियात जो है वो लीडर्स की इखलाकियात होती है जो रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटी में। तो यहां पर तो हमारा जब एक आम शहरी वो जाता है SHO के पास तो वो शर्मिंदा होता है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाता है शर्मिंदा होता है, वो अदालत में जाता है वो शर्मिंदा होता है। जब उसे पता लगता है कि हर तरफ यही हालात हैं तो उसके कैरेक्टरफुल होने से क्या फर्क पड़ेगा, लिहाजा वो अपनी कैपेसिटी में जाके करप्शन शुरू कर देता है। लिहाजा वो पूरी बड़ी करप्शंस में .001% उसकी भी करप्शन शामिल हो जाती है और वो ये भी समझता है कि मेरे ठीक होने से क्या हो जाएगा, निजाम तो सारा गलत है। तो कहीं ना कहीं ये सब रोल मॉडल्स को, वो मिनिस्टर्स हैं आपके, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जज हैं, सबको बेहतर होने की जरूरत है। आखिरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात कहना चाहूंगा कि किसी स्कूल के बाहर ये लिखा हुआ था, कोटेशन बड़ी फेमस है कि अगर आपने किसी भी मुल्क को तबाह करना है तो एटम बम की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कन्वेंशनल पुराना तरीका है एटम बम, और बड़ा शफाक तरीका है कि आप एटम बम फेंकें और नस्लें तबाह कर दें। आप एक काम कर लीजिए, उस मुल्क के तालीम के निजाम का बेड़ागर्क कर दीजिए। उस तालीम के निजाम से खराब डॉक्टर निकलेगा, वो सेहत का बेड़ागर्क लोगों को खुद ही करेगा। उस खराब निजाम से इंजीनियर गलत निकलेगा, वो पुल खुद ही गलत बनाएगा, वो गिरते रहेंगे। उस खराब निजाम से
जो जज बनेगा, वकील बनेगा, वो इंसाफ नहीं देगा, माशरे के इंसाफ की धज्जियां उड़ जाएंगी। उस निज़ाम से खराब पॉलिटिशियन और पॉलिसी मेकर्स निकलेंगे, वो खराब पॉलिसीज बनाएंगे, मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। लिहाजा आज की जंग जो है वो एटम बम की जंग नहीं है, आज की जंग जो है वो तालीम की और शऊर की जंग है। और हम बदकिस्मती से तालीम में, शऊर में बहुत पीछे हैं। हम कागज की रसीदें दे रहे हैं जिनको हम डिग्रियां कहते हैं। हमने एजुकेशन को इतना प्राइवेट कर दिया, इतना महंगा कर दिया है कि आम बंदा सोच भी नहीं सकता एक अच्छी तालीम के लिए। और जो तालीम हम दे रहे हैं गवर्नमेंट इदारों में, उसकी क्वालिटी भी बहुत ही पुअर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और बिल्कुल बड़ी अहम बात है। मैं अक्सर वैसे ये पोस्ट देखता रहता हूँ, जो मैं शाह साहब से ये बात भी अक्सर होती है इसके ऊपर कि जब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शाह साहब जब जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, हम देखते हैं कि लेक्चर्स हो रहे होते हैं, तो क्वेश्चन लोग सोशल मीडिया पर ये कर रहे होते हैं कि भाई आप जाके इतना अगर ये कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी खुद अदा नहीं कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखें, हर एक की जिम्मेदारी अलग अल्लाह ताला ने लगा रखी है। अगर इकरा, मैं और तुम यहाँ पर बैठे, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम दुरुस्त बात पहुँचाएं, हम मुसद्दिका बात आप तक पहुँचाएं, तस्दीक शुदा बात आप तक पहुँचाएं, गलत बात आप तक ना पहुँचाएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जैसे बात सुनी है आप उसको भी वैसे ही आगे फैलाएं। और फिर अब किसी भी, आप बैंक में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी, हमने अक्सर बैंक्स में नहीं देखा कि लोग जो है मोबाइल्स पर गेम खेल रहे हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग बिल जमा करवाने गए हुए हैं, परेशान है, बिल के लिए लाइनें लगी होती हैं। लेकिन आप हैं कि आप अपने काम से, आपको वैसी आप अपनी जिम्मेदारी जो है प्रॉपर जो आपकी होनी चाहिए, अपनी नौकरी की सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, तो इस किस्म की अगर हम बात करें अपने आप को हम अगर दुरुस्त कर रहे हैं तो मुआशरा ठीक हो जाएगा। जैसे शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इखलाकी तरबियत जो है वो घर से शुरू होती है। घर में अगर जो आपका माहौल अच्छा होगा तो ही आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे होंगे, बच्चे वही जो वो बच्चे हैं जो कि मुस्तकबिल में फिर आके वो ओहदों संभालते हैं। लेकिन जब आपके पास रियासत की जिम्मेदारी है, फिर सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, फिर आपको कुछ करना होगा उसके ऊपर। कवानीन इतने मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो काम करें कि जो आपकी जिम्मेदारी है उसके अंदर। और ये बातें अखलाकी तौर पर बताने के लिए अच्छी बात है कि होनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन उस पर अमल दरामद के लिए जिसके पास अथॉरिटी है, जिम्मेदारी भी उसी की है। क्योंकि हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, हम किसी भी शोबे की बात कर लें, हम बात करते हैं कि जी सेहत का शोबा सही नहीं है या कोई भी मतलब काम वहाँ पे सही नहीं हो रहा, तो वहाँ पर क्या है लॉज रूल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ कहाँ पे आती है कमी, की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही होती उन तमाम चीज़ों की, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे होते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन होना चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने घर का माहौल बेहतर करें, जिसके बाद हमें अगली नस्ल जो है वो बेहतर मिल रही होगी। रातों रात ये मामलात ठीक नहीं होंगे। खैर, हम आगे बढ़ेंगे। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पाकिस्तानी तालिबा, समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बन गई हैं। सोशल मीडिया पर जो है तस्वीर वायरल हुई हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया। उनके शौहर जो है असर, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हैं ऑफिसर हैं। बिल्कुल ऑफिसर हैं। और पीसीबी ज़राए के मुताबिक मलाला यूसुफजई के शौहर असर जो हैं, असर मलिक पीसीबी में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं, और असर मलिक ने 2 साल पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन किया था। खैर, हम उनको मुबारकबाद भी देंगे, मलाला को नेक तमन्नाओं का इजहार भी करेंगे के साथ। अच्छा, असर मलिक, क्योंकि मलाला को तो सब जानते हैं, अब क्वेश्चन ये था कि असर मलिक आखिर हैं कौन। तो ये लम्स के जी ग्रेजुएट हैं और पीसीबी के काबिल अफसरान में इनका शुमार होता है। और पीसीबी ज़राई ये बताते हैं कि वो पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स में भी जनरल मैनेजर ऑपरेशंस रह चुके हैं। मलाला ने निकाह की जो तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, और उन्होंने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का ये सबसे कीमती दिन है। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि असर और मैं जीवन साथी बन गए। और उनका ये भी कहना था कि हमारे निकाह की तकरीब जो है बर्मिंघम के घर में हुई है, बड़ी सादगी से हुई है, जिसमें हमारे घर वाले शरीक थे। और मलाला यूसुफजई ने कहा कि हमें आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, जो कि हमने उन्हें कहा है कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भी करते हैं, उनको बहुत सारे मुबारकबाद भी देते हैं आइंदा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मलाला के दिल का मौसम जो है वो तो इस वक्त बहुत अच्छा है। हमने कुछ पाकिस्तान के मौसम की भी बात करनी है। तो पाकिस्तान के मौसम की बात जी के मौसम कैसा रहेगा। अब तो सर्दी रात में भी महसूस होती है, सुबह के औकात में भी महसूस होती है। लाहौर में तो जब आप फजर के बाद बाहर निकले, एग्जैक्टली, और फजर के बाद जब आप निकलते हैं आपको स्मोग भी वाज़े तौर पर जो है ना दिखाई दे रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। मुल्क के जो तमाम हिस्से हैं उसके हमें मौसम के बारे में ज़रा बारी बारी बताइएगा कि कैसा रहेगा आइंदा चंद दिनों में। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मौसम तो जैसे कि चल रहा है, खुश्की है, कोई ऐसा बारिश का कोई स्पेल नज़दीक नहीं है, बल्कि अगले जो बकिया दिन है इसके नवंबर के, उसमें कोई ख़ास स्पेल नहीं दिख रहा कहीं भी।
अनलेस के कोई हल्की सी वेव आए, बिल्कुल जो शुमाली इलाके हैं केपी के नॉर्दर्न मोस्ट और जीबी के उन इलाकों में कुछ हल्की फुल्की हो जाए तो ज़्यादा बस वही खुश्क और सर्द मौसम। अब सर्दी बतदरीज बढ़ती जाएगी, जैसे आपने जिक्र किया लाहौर का टेम्परेचर अब 12 से 14 की रेंज में इस हफ्ते, और फिर उसके बाद रात का टेम्परेचर बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद ज़ाहिर ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ये इस्लामाबाद में मतलब 8 से 10 के दरमियान चल रहा है। इसी तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो ज़ियारत की तरफ माइनस में चला गया, लेकिन कोयटा अभी तक प्लस नहीं है। तो देखें नवंबर के तीसरे हफ्ते में से ज़्यादा फिर बढ़ने का इम्कान है सर्दी। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, बारिशों की भी हमने कुछ बात करनी होती है कि बारिशें होंगी, थोड़ी सी उम्मीद होती है कि ये जो वबाएं हैं इनसे हमारी कुछ जान छूट रही होगी। बारिशों के हवाले से भी कुछ प्लीज़ बता दीजिएगा, कब तक हम एक्सपेक्ट करें, और जो नवंबर है इसी तरह का ही रहता है या फिर इस दफ़ा उस तरह से सर्दी नवंबर में नहीं आई है? देखिए अमूमन तो इसी तरह का ही होता है। अगर कोई जैसे कोई बारिश का स्पेल आ जाए और उसके बाद उसके पीछे फिर कोल्ड एयर आती है तो उसकी वजह से कोई मतलब एक ब्रीफ सा स्पेल तेज़ सर्दी का आ सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ इम्कान नहीं है। नवंबर के जो बकिया दिन है इसमें कोई ख़ास बारिश का ऐसा कुछ स्पेल नहीं है पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। तो मतलब सर्दी जो फौरी तौर पे या कोई ब्रीफ स्पेल के तौर पे बढ़ने का इम्कान होता है वो बारिश और बर्फबारी का कोई एक स्पेल आता है तो उसके बाद फिर ज़्यादा बढ़ती है, तो वो चीज़ भी नहीं है। तो जो नॉर्मल मतलब पैटर्न है नवंबर का उसी तरह से ही चल रहा है तकरीबन। अच्छा ठीक है सरदार साहब, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह ना 14-15 डिग्री से जो है ना नीचे आ जाए टेम्परेचर, और आपसे पहले बात हुई थी, आपने कहा 15 नवंबर के करीब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इसको आप दिसंबर तक ले जाएं? नवंबर के आखिर में मेरे ख्याल में जो मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई बारिश और बर्फबारी का कोई स्पेल पहाड़ों पर से उधर से कोई हल्की उस तरह की कोई वेव गुजरे तो फिर उसके बाद ये सर्दी उसमें इजाफा हो सकता है। अदरवाइज कोई इस तरह ग्रेजुअली मतलब उसमें कमी आएगी, कोई एकदम से शार्प डिक्रीज नहीं आएगी टेम्परेचर में। तो दिन के टेम्परेचर खासकर मतलब अभी टाइम लगेगा कि 15 और इससे 15-16 डिग्री के आसपास आने के लिए उनको मेरे ख्याल में नवंबर के आखिर तक वेट करना पड़े। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, अगर हम सिंध के मौसम की बात कर लें तो सिंध के जो लोग हैं वो कब तक थोड़ी सी ठंड जो महसूस कर सकेंगे? देखिए यहाँ तो अमूमन उसमें दिसंबर में ज़्यादा होती है पहले हफ्ते से अपर सिंध में या दूसरे और तीसरे हफ्ते से फिर कराची और लोअर सिंध में। अलबत्ता चूँकि अब विंड पैटर्न यहाँ पर इस तरह से सेट हुआ है कि शुमाल मशरक़ से हवाएं चल रही होती हैं, मशरक़ या शुमाल मशरक़ से, तो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट की मतलब वहाँ पर सर्दी थोड़ी सी महसूस होती होगी रात में और सुबह में, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर 12 से 14 इस रेंज में चल रहा है अभी। तो बाकी तो वही 16, 17, 18 इस रेंज। रात के टेम्परेचर अभी तक कराची में 18, 19 चल रहा है। और लेकिन ये ज़रूर है कि बस अब पंखे थोड़े से स्लो करने पड़ते हैं रात को कराची में, अदरवाइज सर्दी नहीं है अभी। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे मौसम का अहवाल हमने आपसे जाना है, और अभी कोई बारिशों की अगर आपको उम्मीद है तो कोई चक्कर नहीं है। ठंड लोग महसूस कर रहे हैं, अभी स्लो पंखे चल रहे हैं। वैसे दिसंबर में ही कराची का मौसम जो जाकर बदल रहा होता है। हम जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबका मतलब के दिल के करीब ये मौजू है, और हमने जो है इसी को ही छेड़ना होता है ताकि आपके लिए कुछ आसानी पैदा हो जाए। कई सवालात होते हैं जो वेबसाइट्स देखकर, अखबारात पे इश्तिहारात देखकर, तकरीरें सुनकर शायद पता नहीं लग रही होती, तो कोशिश होती है कि उसको एड्रेस करें। अभी तक भी कंफ्यूज्ड हैं। कुछ अब शिकायत कर रहे हैं कि बैंक से हमारे साथ जो है ताउन नहीं कर रहे हैं। हम अपनी छत का ख्वाब जो है देखने वाले पाकिस्तानियों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पहले तो बिल्कुल ही ख्वाब अधूरे रह जाते थे, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने आके ये उम्मीद दिलाई थी कि नहीं, आप लोग जो किराए
की मद में पैसे देते हैं, अगर वो आप अपने घर की किस्त के लिए दे रहे होंगे, जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया भर में लोग ऐसे ही घर बनाते हैं। फिर ये है कि फिर उम्मीद बनी थी, उम्मीद बनी थी, और दूसरा ये कि लोगों को ये था कि वो बहुत तकलीफ होती थी जब किराए पे, जब घर में रहे थे ना, किराया देना फिर ना गिनते थे हम 30 साल से किराए पे रह रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करें तो ये इतने पैसे हमने दे दिए, अगर इतने पैसे बनते हैं और अगर इतने पैसे हम इकट्ठे करके हम लेते तो हम अपना घर बना सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है, पीटीआई गवर्नमेंट ने ये चीज़ें आसान की हैं, और उन्होंने फिर जिस तरह से हम कहें कि सस्ता घर मेरा घर जो है, इस तरह का मंसूबा, मेरा पाकिस्तान मेरा घर मंसूबा जो है शुरू किया, तो अवाम की जो उम्मीदें वो बन गई हैं। अब वो अपने घर के मालिक होंगे। अच्छा, अब मसले कहाँ पर हैं? पहले हमने बहुत बात की है और इसको सराहा है, लेकिन लोगों के प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आना, उनके जवाब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत का दावा था कि लाखों पाकिस्तानियों को अपने घर बनाने में मदद मिलेगी। हुक्मरान जमात को यकीन था कि कम लागत हाउसिंग स्कीम इसके कम होते सियासी सरमाए को भी भर देगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अवाम देखते हैं कि हमारा घर बन रहा है कि नहीं, और इसकी रफ्तार की बात करें, शुरू में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, अभी भी बहुत तादाद में लोग जो हैं एप्लीकेशंस दे रहे हैं। और 2023 के वस्त में देखें, हुकूमत की मुद्दत के अख्ताम पर जब सवाल करेंगे कि क्या पाकिस्तानियों को 50 लाख जो हैं मकानात वो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, वादा पूरा होगा, नहीं पूरा होगा, ये भी एक मामला है। अब सवाल इसके ऊपर भी हो रहा है और अपोजिशन सवाल कर रही है, लेकिन अपोजिशन ने ऐसी कोई भी दी नहीं थी स्कीम में से। इस तरह की उन्होंने तो स्कीम्स नहीं दी है। गवर्नमेंट ने अगर डील दिया तो उसके ऊपर एक स्कीम दी है, तो उसके ऊपर बात भी हो रही है, क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। खैर, मरकजी बैंक के जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार की अगर हम बात करें तो उनके मुताबिक 18 अक्टूबर तक बैंक्स को 202 अरब रुपए की हाउसिंग फाइनेंस जो है ना, उसके लोन की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, और इसमें से बैंक्स ने 78 अरब रुपए मालियती दरख्वास्तों की मंजूरी दी थी, जबकि 18 अक्टूबर तक असल तकसीम सिर्फ 18 अरब रुपए ही थी। और सवाल यह है कि दिसंबर के आखिर तक मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत 1 लाख नए हाउसिंग यूनिट जो है वो तामीर किए जा सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे उस पर उठ रहे हैं। बिल्कुल, अब ये सारे सवालात हैं जिनका हमने जवाब देना है। अगर हम इन फिगर्स को देखें तो लगता है कि शायद बैंक्स उस तरह से लोन अप्रूव नहीं कर रहे हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। लेकिन पहले ये बात होती थी कि आपको तो, अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है भाई, किसी तरह से साबित करें, आपको लोन मिलेगा। प्रॉब्लम्स वाकई आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, क्योंकि बैंक्स भी कई चीज़ें होती हैं जो देख रहे होते हैं। बात करेंगे तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आसिम शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपसे पहले तो ये बात होती रही इस मंसूबे के ऊपर, ये जो सारी अब शिकायत आ रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त हैं? और ये जो बैंक्स लोन दे रहे हैं, क्या उसमें कुछ ताख़ीर हो रही है या ड्यू प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा? अच्छा हमजा, बहुत शुक्रिया। देखें, हर बदलते दिन के साथ और गुजरते दिन के साथ साथ ना हालात मज़ीद बेहतर होते जा रहे हैं। देखें, जब ज़्यादा लोगों में बात फैलती है तो इक्का दुक्का शिकायत आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें हमने अपनी आवाम को भी समझानी है। देखें, अल्टीमेटली बैंक को अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जिस वक्त लोग ये रेटरिक सुनते हैं ना कि घर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सस्ता मकान मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको आसान एक साथ पे मकान मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको कम मार्केट पर कर्जे पर मकान मिल रहा है। बट लोगों का मिजाज कुछ ऐसा है, और कुछ हमारी ऑपोजिशन तब तड़का लगाती है कि शायद लोगों को इमरान खान साहब या हुकूमत मुफ्त घर बना के बांट रही है। हाँ, दूसरी बात ये कि ये कोई फलों का रेडी तो नहीं है कि आप आए हैं और मैंने आपको दे दिया है। घर बनना है, घर बनने में ज़मीन एक्वायर से लेके घर बनने तक, हम फिनिशिंग घर जो अपना टियर 1 में देते हैं उसमें टाइम लगता है। आपने खुद भी कर्जा लेकर टियर 2, टियर 3 या टियर 0 में घर बनाना है, तो इट टेक्स टाइम। अब जिस वक्त आप ये समझते हैं ना कि मैं आज जाऊंगा, मुझसे कोई फॉर्मेलिटी नहीं मांगी जाएगी, मुझे पैसे मिलेंगे या घर मिल जाएगा, ऐसे तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे इट हैज़ टू गो विद द फॉर्मेलिटीज। लेकिन कोशिश क्या है कि इस प्रोसेस को हर गुजरते दिन के साथ आसान कर दिया जाए। देखना, मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि पहले तो हमारे बैंक्स का माइंडसेट चेंज करना था। बैंक्स आज से पहले या तो अपने एम्प्लॉयज़ को कर्जा देते थे या फिर अमीर लोगों को कर्जा देते थे। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इमरान खान साहब के इमा पर यह कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया कि बैंक जो है वो लोअर मिडिल क्लास को कर्जा देगा और गरीब लोगों को कर्जा देगा, और फिर मॉर्गेज पे विदाउट एनी कोलेटरल कर्जा देगा। अब मैं अगर फ़ायदा उठाऊं आपकी यहाँ मौजूदगी से, और अगेन क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं और आप इसको प्रमोट भी करते हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट हमने की है उसमें टियर 0 जो ऐड किया है, कामयाब जो प्रोग्राम है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, उसके अंदर मैं लोगों की खुशखबरी के लिए आपके तवज्जुह से बता दूं
कि हमने टियर 0 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि गरीब लोगों में उनकी रीच और पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। वो उनसे डील, बैंक्स का मसला ये आ रहा था, बैंक गरीब आदमी से डील ही नहीं करता था। बैंक को तसल्ली नहीं होती थी कि हमारे पैसे जा रहे हैं, वो बेचारे के पास ना सैलरी स्लिप है ना कोई डॉक्यूमेंटेशन है। इन लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा था उनको पैसे देने में, और इनका रिकवरी रेट 99.9% था। इनका अब ये बैंक्स के और गरीब अवाम के दरमियान एज अ ब्रिज रोल प्ले कर रहे हैं। अब हमने जो कमाल किया है कि गरीब आदमी को 20 लाख तक, 1, 2, 3 लाख से लेके 20 लाख तक बिला सूद कर्जे दे रहे हैं, सिर्फ 2% सर्विस चार्जेस पे। गरीब आदमी की डेफिनेशन क्या है ये भी? अच्छा, गरीब आदमी की डेफिनेशन से मुराद वो आदमी है जिस बेचारे के पास ना कोई बैंक तक रास्ता है, ना कोई उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन है, ना कोई सैलरी स्लिप है, वो दिहाड़ीदार है, वो बेचारा जिस तरह भी कुछ ना प्रॉपर्टी नाम नहीं है, कुछ नहीं है, एसेट्स नहीं है, उसके कोई एसेट नहीं है। वो देखें, वो 30,000 से लेके 50,000 तक उसकी फैमिली किसी तरह महाना इनकम जनरेट कर लेती है। उसकी बीवी है, कुछ वो कमा लेती है, उसके 1-2 बच्चे हैं, कुछ वो दिहाड़ी लगा लेते हैं। मिल मिला के वो एक कुंबा जो किसी सड़क पे बेचारा पड़ा है, वो 40-50 हज़ार रुपये जनरेट करते हैं, या कहीं पर उनकी 1 मरला 2 मरला जमीन है। दूसरी खूबसूरती क्या है कि 1 मरले 2 मरले से लेके पूरे पाकिस्तान में जहां आपकी जमीन है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप 1 कमरे का घर बना रहे हैं, 2 कमरों का घर बना रहे हैं, आपने उसे छता है, वॉशरूम बनाया है, किचन बनाया है, अल्लाह ताला ने हुकूमत के तवस्सुत से आपको आपका घर दे दिया है, और बिला सूद कर्जे पे 10 साल तक किस्तें हैं इसकी, 20 साल तक किस्तें हैं, और कितनी 20 लाख रुपए आपने देने हैं। ये जो किस्त बनती है ये 3-4 हज़ार से लेके 7-8 हज़ार रुपये महीना बनती है। जब आप ये किराया आजकल के दौर में शहर में देने शुरू करें, आपकी दिस इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि आप इतना किराया वो क्या कहते हैं, इतनी किस्त के ऊपर अपना घर अपना ले लें, और इतने कम अरसे में। फिर सबसे बड़ी बात लोगों को एड्रेस किया कि आप कोई सूद ना दें, हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी दे रही है। 35 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो दी है सिर्फ कर्जे पर, सिर्फ मार्कअप पे, कि लोगों के लिए कर्जा कम से कम हो। ये बैंक को फैसिलिटेट किया है कि बैंक को ये डर ना रहे कि गरीब आदमी में पैसे कहां से देगा। यहाँ पर ये भी बताइएगा, कुछ देहात के जो लोग हैं वो भी आपको पता है कि जब भाई अलहदा हो रहे होते हैं, अलग घर तो चाहिए होते हैं हर जगह पर, लेकिन वो देहात में उनके पास जो मतलब कि लैंड है वो सिर्फ वही है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, और वहाँ पर आप घर उस तरह से देहात में तामीर तो होते हैं, लेकिन क्या अगर वो लोग अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कर्जा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं घर बनाने के लिए? अच्छा देखें, दो चीज़ें हैं जो हमारा ये जो सस्ता घर स्कीम है ना, इसके अंदर आपको मॉर्गेज की बेसिस के ऊपर कर्जा मिलता है। हाँ जी। इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो जो मैंने आपको अभी बताया, टियर 0 में आपके पास कहीं भी मरला 2 मरला 2.5 मरला जमीन है, आपको चाहिए कि 6 लाख में मैं छत लूंगा, आप कम से कम कर्जा लें, बिला सूद कर्जा लें, आहिस्ता आहिस्ता 2% पे उसे वापस कर दें, कोई नहीं, जो थोड़ा सा। दूसरी चीज जो आपने की, जो देहाती लोग हैं, हर आदमी का नहीं दिल करता कि वो शहर में आके रहे, उसकी कोई फैमिली बॉन्डिंग है, उसका वहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार है, कोई जिम्मेदारा चल रहा है, उसके लिए एक बड़ी जबरदस्त इस वक्त हमने पंजाब में शुरू कर दी है पेरी अर्बन स्कीम। ये पेरी अर्बन स्कीम वो है जो आपके शहरों से मलहका नवाही इलाके हैं, चलियांवाला है, मंडी बहाउद्दीन है, सरगोदा है, इस तरह के बेशुमार, डेरा गाजी खान है, यहाँ हम 3.5 मरले के सिंगल स्टोरी छोटे घर बना रहे हैं, कंप्लीट यूनिट, और वो सिर्फ 18 लाख रुपए में, टियर 1 जिसे कहते हैं, जिसे लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट कहते हैं, सिर्फ 18 लाख रुपए कीमत पर लोगों को दे रहे हैं, और इस 18 लाख रुपए में भी हुकूमत पाकिस्तान 3 लाख रुपए की कॉस्ट सब्सिडी दे रही है। जब ये घर 18 माह के अंदर बन जाता है, आप अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उसके बाद आप पहली किस्त देते हैं, और उस किस्त के ऊपर फिर मार्कअप सब्सिडी आती है। यानी पहले 5 साल आपने सिर्फ 3% के ऊपर कर्जा वापस करना है, मार्केट में ये 12% है रेट, और अगले 5 साल सिर्फ आपने 5% पे कर्जा वापस करना है। ये है पेरी अर्बन, यानी अगर आप देहाती इलाकों में या शहरों के नवाही इलाकों में अपना 3.5 मरले का घर पहली किस्त वाला मामला है ना, ये भी आसिम साहब आपसे जानना जरूरी है कि टियर 2 और टियर 3 की हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने खुद से घर बनाने या कर्जा लेना है बैंकों से, और उसके बाद उन्होंने घर बनाने अपने प्लॉट के ऊपर या प्लॉट भी खरीदना है, ये शिकायत आ रही है, इसको जरा कंफर्म कीजिएगा बात ऐसी है या नहीं कि आखिरी किस्त जिस दिन बैंक देगा उसी महीने से उनको किस्त वापस भी करनी होगी। हालांकि अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ, आखिरी किस्त आज उन्होंने दे दी जी, नवंबर है, लेकिन घर तो कंप्लीट होगा आखिरी किस्त के बाद जाके जनवरी के अंदर। अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी की भी उन लोगों को किस्त देनी है जो अभी किराए में रह रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई ये 3 महीने मैनेज कैसे करेंगे, या फिर
घर कंप्लीट होने के बाद कोई टाइम दिया जाएगा कि इतनी देर आखिरी किस्त के बाद होगी जब आपको पहली किस्त वापस करनी होगी? नहीं, अच्छा देखें, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टेप नंबर 1 इज सिंपली यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद NAFDA, आप मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद जब आपके इलाके में कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है प्राइवेट बिल्डर के तहत या डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत या पंजाब हुकूमत या किसी भी सूबाई हुकूमत के तहत, आपको बकायदा खुद राब्ता किया जाता है कि यहाँ आपने अप्लाई किया था। उसके बाद एक प्रोसेस चलता है जिसमें आप बैंकेबल डिक्लेयर होते हैं। जब आप बैंकेबल डिक्लेयर हो जाते हैं, वहां पर बैलेटिंग होती है। जब आपका नाम बैलेटिंग में आ जाता है, उसके बाद आपसे राब्ता किया जाता है कि आपने अप्लाई किया था, यहाँ घर बन गया है, आपका नाम बैलेट में आ गया है, क्या आप विलिंग हैं घर बनाने के लिए? अच्छा। ये 18 लाख रुपए का या 27 लाख रुपए का घर है। जी बिल्कुल ऐसे। जब आप अपना कंसेंट शो करते हैं, then you have to make first payment of 10% of the total cost। Okay। ये वो पहली और आखिरी पेमेंट है जो आपने अपने घर में शिफ्ट होने से पहले करनी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जी मैंने 27 लाख वाले घर में जाना है, आपने 2,70,000 रुपए जमा करवा दिए बैंक के साथ, जस्ट टू शो योर सीरियसनेस कि हाँ जी मेरे पास 4 पैसे हैं मेरा। उसके बाद ये हुकूमत, NAFDA, बैंक जाने, आपका घर तैयार होता रहता है, कंप्लीट घर तैयार हो जाता है, यू गेट शिफ्टेड टू योर प्लेस। जब आप अपने घर में हो जाते हैं शिफ्ट, फिर बैंक आपके पास आता है। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो बकिया पैसे होते हैं उस पर 3 लाख की सब्सिडी देती है, यानी 27 लाख में से जो 24 लाख रह गए होते हैं उसमें से 3 आप लाख बना रहे हैं, एक दूसरे घर हैं जो लोग खुद कर्जा लेके बना रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उसके हवाले से था स्पेसिफिकली कि आपने आखिरी किस्त बैंक ने जारी की, साथ ही बैंक कहेगा कि जी कि अब इसी महीने से आपने मुझे वापस जो महाना है वो देना शुरू करना है। जस्टिफाइड ना, जब आपका कर्जा पूरा हो गया, उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप, अभी आपने एक बात की थी जी डिसबर्समेंट कम है, अप्रूवल ज्यादा है, उसमें बैंक ये देख रहा होता है, चूंकि अब हमारे ही हैं सब दोस्त पाकिस्तानी है वो है कि कहते हैं जी मैंने घर बनाना है, जब पैसे मिल जाते हैं तो फिर 5,000 कोई बेटी भी आ रहा है, कोई बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देता है, कोई परचून की दुकान डाल लेता है। ये जो सस्ते कर्जे हैं, दे आर स्पेसिफिकली मेंट कि ये आप अपने घर बनाएं। लोगों के पास पैसे आते हैं, लोग बड़े इनडिसिप्लिन्ड हैं और फिर बाद में तंग होते हैं और फिर बैंक फंस जाता है उसमें। कोशिश ये की जाती है कि इसको स्टेजेस में डिलीवर किया जाए। आपने ज़मीन ले ली, अब आपके पास ये आ गए, फिर आपने खुदाइयाँ हो गई हैं, दीवारें शुरू हो गई हैं, अब आपके पास सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई है, अब आपकी छत डलने लगी है, अब तीसरी इंस्टॉलमेंट आ गई है, अब फिनिशिंग शुरू हुई है, अब चौथी इंस्टॉलमेंट आ गई है। बाय द टाइम यू फिनिश, आप अपना घर पूरा करते हैं तो फिर आपने उसको वापस करना शुरू कर देना। फिर दे आर जस्टिफाइड कि जैसे अब घर पूरा हो गया है, अब आप इसको डिलीवर करें। साहब, जैसे आपने जीरो टियर की बात की कि आपने ये अब ऐड किया है, तो इसके बाद आप क्या रिस्पांस देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं वो भी इसमें आएंगे, और फिर बाकी ओवरऑल अगर हम रिस्पांस की बात करें तो कैसा है? क्योंकि हमने शुरू में देखा था रिस्पांस बहुत ज़्यादा आता, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे, बैंक्स के से लॉन्च भी लेते, लेकिन अब कैसा है? अच्छा देखें, ये मैंने जैसे बताया ना, अभी तक अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 20,000 घर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिस तरह ये अखुवत वाले हैं, इन्होंने इनके कोलैबोरेशन के साथ 17,000 घर, तकरीबन 16,900 लोगों कंप्लीट हुए। ये वही घर हैं जो लोग, गरीब लोग बिल्कुल, जो कच्ची बादियों में रह रहे होते हैं या देहात में रह रहे होते हैं, या जिस तरह आपने बताया कोई उनके पास सैलरी स्लिप नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई रेडी लगा लेता है, लेकिन फैमिली इनकम होती। अब उनको भी ये था कि 3-4% पे, और उनको बैंक से डील करते मुश्किल आ रही थी। अब हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये कर दिया, जैसे मैंने बताया कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज अ ब्रिज रोल प्ले कर रहे हैं। अब तो इट हैज बिकम ओपन फॉर ऑल द पुअर पीपल थ्रू आउट द कंट्री। आपके पास कहीं पे जमीन है, कितनी भी जमीन है, आप कितना कर्जा लेना चाहते हैं, 20 लाख के अंदर अंदर आप बिला सूद कर्जा लें और अपना घर बनाएं, जो आप सबका ख्वाब है। आसिम शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने। आसिम साहब से हमने ये भी आज जब वो आए थे पूछ लिया था कि सुनने में आ रहा है कि ये कोई स्कीम बंद हो रही है, तो उन्होंने नफ़ी जो है इस बात की थी कि सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कीम बंद नहीं होने जा रही है। आप आज भी अप्लाई कर सकते हैं, कल भी अप्लाई कर सकते हैं और अपना घर हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अब आगे बढ़ेंगे। पूरा मुल्क जो है महंगाई की दुहाइयाँ तो दे रहा है, मगर गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक ताजिरों की अक्सरियत मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन भी नजर आ रही है। और गैलप पाकिस्तान के रिपोर्ट में 54% ताजिरों ने मुल्क में कारोबार की मौजूदा सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया है। बिल्कुल ऐसी। और गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तिब्बी सामान की खरीदो फरोख्त करने वाले सबसे ज्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और उनकी तादाद
68% हो गई है। इस तरह खिदमात का शोबा, सर्विसेज का जो शोबा है वो 64% तक मुतमईन नज़र आ रहा है। और ये सर्वे है जो हमारे सामने है, ताजिर बरादरी जो है मुतमईन नज़र आ रही है। हम इसी पे बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल गिलानी साहब। सबसे पहले तो हमें बताइएगा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो क्या हैं, वो हमसे शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। इस जो बिज़नेस कॉन्फ्रेंस सर्वे है इसके कुछ कारोबारी हजरात के हवाले से कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, कुछ मनफी पहलू भी हैं जो हमें नज़र में आए। आई थिंक जो मनफी पहलू सबसे ज़्यादा देखने में आया है वो ये है कि जो मुल्क के ताजिर बरादरी है वो मुल्क के हवाले से, मुल्क की जो सिमत है उसके हवाले से बहुत गैर मुतमईन नज़र आते हैं। तकरीबन 59% ताजरों ने हमें ये बताया कि उनके ख्याल से मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह से हमने ये भी देखा कि उनकी ये उम्मीद कि अगले आने वाले दिनों में कारोबार कैसा रहेगा, इसमें एक वाज़े कमी देखने में आई है। हालांकि इसके बावजूद भी कि अभी भी ज़्यादातर कारोबारी जो है वो ये समझते हैं कि आने वाला दिन अच्छा होगा, मगर इसमें बतदरीज कमी आ रही है। इसी तरह से कोरोना और उसके जो मुस्बत असरात थे कारोबार के हवाले से, उसमें भी हमने देखा कि तकरीबन 59% बिजनेसेस ने हमें ये बताया कि पिछले एक साल से अगर वो मुआजना करें तो आज भी उनका कारोबार कम रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहा है, कम टर्नओवर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से तकरीबन 60% ने ये बताया कि उन्होंने 45% ने ये बताया कि पिछले 12 महीने में उन्होंने कुछ अफराद को मुलाजमत से निकाला है। तो इस सर्वे के कुछ मुस्बत पहलू भी नज़र आए हैं, मगर बहुत से पहलू बहुत मनफी भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इससे अखज़ क्या किया है कि इस सर्वे के मुताबिक हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं हैं, लोग मुतमईन हैं या लोग मुतमईन नहीं हैं? बिल्कुल इसमें आई थिंक एक मिला जुला सा पहलू है, एक अनसर्टनिटी का हमने देखा कि एक अनसर्टनिटी नज़र आ रही है। उसमें कुछ कारोबार के हवाले से अनसर्टनिटी है और कुछ कारोबार जो है वो किसी खला में नहीं रहते, वो एक मुल्क के दरमियान मौजूद है। तो मुल्क में जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है उसका भी लोगों की उम्मीद के बारे पर और उनके ख्यालात पर बहुत असर पड़ता है। तो रिसेंट टाइम्स में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपने देखा कि तहरीक लबैक के धरने हुए, इससे पहले एक सिविल मिलिट्री इशू के ऊपर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसी तरह IMF के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात है उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है। कुछ इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने एक ओवरऑल जो बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट हो रही थी इसको थोड़ा सा डैम्पन कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में देखने की ज़रूरत है कि ये जो अनसर्टेनिटी की कैफियत है वो अगर बेहतर हो जाती है तो हो सकता है कि ताजिर बरादरी की ओपिनियन जो है अपने हालात के बारे में वो कुछ बेहतर हो जाए। अच्छा बिलाल गिलानी साहब, गैलप पाकिस्तान ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो मुल्क की समत को दुरुस्त नहीं समझ रहे उन लोगों की जो शरह उसमें इजाफा हुआ है 22%। तो पहले कितना इजाफा था और अब इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? आप थोड़ा सवाल रिपीट करेंगे, मैं सुन नहीं सका। जो गैलप पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसमें कहा है कि मुल्क की समत को दुरुस्त ना समझने वालों की जो शरह है उसमें 22% इजाफा हुआ है। तो उस शरह में पहले कितने परसेंटेज थी उसकी शरह जो है, और अब आप क्या समझते हैं कि जो इजाफा हुआ है उसके पीछे जो रीजंस हैं, जो बेसिक अगर हम बात कर लें रीजंस की, वो क्या है? बिल्कुल, जो ताजिर बरादरी का ये ख्याल कि मुल्क दुरुस्त में जा रहा है, डायरेक्शन बेहतर है या ख़राब है, इसमें आई थिंक एक जो बहुत बड़ा पहलू हमने देखा वो ये कि पॉलिटिकल सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन में अनसर्टेनिटी में इजाफा हुआ है। कोरोना के दौरान और फिर जब कोरोना का लॉकडाउन उठा लिया गया तो एक काफ़ी उम्मीद की फ़ज़ा सी कायम हुई थी कि अब यानी मुश्किल हालात जो है वो छट गए हैं, आने वाला वक्त अच्छा होगा। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक उम्मीद की फ़ज़ा सी कायम हुई थी वो थोड़ी सी डैम्पन होना शुरू हुई जब हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में लोगों ने ये देखा कि टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, डीवैल्यूएशन जो पाकिस्तानी रुपए की है
उससे कुछ उनकी कारोबार पर असर पड़ता है और कुछ एक उम्मीद सी में कमी सी आती है कि आने वाला वक्त जो है उसमें अफरात ज़र जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन ने कारोबारी जो तबका है उसकी अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको मुतासर किया है। और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं उनकी जेब में अब उतने पैसे नहीं हैं, तो अगर खरीदना भी चाहें, यानी हमसे पहले जो बंदा एक आटे की बोरी लेता था वो कहता है कि आधा ही बोरी मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कुछ यानी डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन, एक अनसर्टेनिटी, ये पहलू है। इस पे हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट ने जो रीसेंट स्कीम अनाउंस की है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम जो बिल्कुल लोएस्ट इकोनॉमिक स्टेटा है उनको किसी फॉर्म में सब्सिडी देंगे। हमारे ख्याल से ये एक अच्छा हुकूमत का फैसला है। इससे उम्मीद में भी इजाफा होगा और जो बिल्कुल बॉटम पे लोग हैं उनके पास जब पैसे आएंगे तो इवेंचुअली इन कारोबारी हजरात तक भी वो पैसे पहुंचेंगे, जिससे बिल्कुल सर्कुलेशन ऑफ मनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बिलाल साहब आप मौजूद थे और ये जो बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे है उस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम बात करेंगे, अगरचे पाकिस्तान साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के दीगर ममालिक से तो पीछे है, लेकिन अब वक्त जो है वो बदल रहा है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी साइंस की दुनिया में तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही है और इसी में मुल्तान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उसामा अजीज़ का भी शुमार हो रहा है। उसामा अजीज़ होनहार नौजवानों में उनका शुमार होता है और उन्होंने हाल ही में 3D प्रिंटेड रोबोट तैयार करके सबको हैरान कर दिया। हमजा, अच्छा ये रोबोट करता क्या है, ये भी हमने उसामा से जानना है। सोशल मीडिया पर तो भरपूर पजीराई उसामा को मिल रही है। रोबोट इस वक्त कहते हैं कि सिर्फ पानी पिलाने का काम जो है उससे उसामा ले रहे हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में कह रहे हैं कि मज़ीद कामों के लिए भी इसको फ़ाल किया जाएगा और इस्लामाबाद की मतलब कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नस से वो फारिगुल तहसील हैं और इससे पहले उन्होंने अपनी शानदार सलाहियतों और बेहतरीन तालीम को काम में लाते हुए ऐसा रोबोट तख्लीक किया था जो मुल्तान के एक रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों को खाना भी पेश किया करता था। ये पानी की आसानी कर दी, पानी पिलाने के काम पे खाना भी दे रहा है। ये क्या मतलब कि रोबोट है किस तरह हम भी चाहिए हमारे घर में, सबको चाहिए। मतलब ये जो छोटे बहन भाइयों की सूरत में आप लोगों को रोबोट्स मिले हुए ये कम है। जाके दरवाजा खोल देते हैं, आपको पता बेल होती है तो जब वो बहुत तंग कर रहे हैं पानी पिला देते हैं, आपको खाना भी, हर चीज़ तो आपको ला देते हैं। तो खैर ये शायद उनके लिए बहुत एक बेहतर चीज़ होगी। उसामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। उसामा अस्सलाम वालेकुम, मॉर्निंग। उसामा, ये रोबोट के हवाले से हमें बताइएगा कि ये रोबोट क्या कुछ करता है, क्या सोच थी इसको तैयार करने की कि बनाया गया और इसके बाद आपके प्लान्स क्या हैं? जी वालेकुम सलाम। जैसे कि आपने देखा है इसको, ये एक 3D प्रिंटेड ह्यूमनाइड रोबोट है। बेसिकली इसको जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत की गई है वो इस चीज़ के लिए की गई है कि इसको काफ़ी एक प्रोडक्ट फॉर्म में बनाया जाए। जैसे अगर आप देख रहे होंगे उसमें आपको कोई मोटर्स या वायर्स नज़र नहीं आएंगी इस रोबोट में, क्योंकि काफ़ी उसके ऊपर मेहनत की। हालांकि इस प्रोजेक्ट में टोटल 26 एक्सेस हैं और 28 मोटर्स हैं और बेसिकली ये एक ह्यूमन आर्म की तरह इसकी मूवमेंट्स हैं। जिस तरह हमारी रिस्ट, एल्बो या शोल्डर के जॉइंट्स मूव करते हैं, जिस तरह हमारी फिंगर्स इंडिविजुअली हम कंट्रोल करते हैं, उसी तरह इस रोबोट को भी बनाया गया है। कोशिश ये थी कि हम इसको इंडोर कमर्शियल स्पेसेस में लेकर जाएं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, बैंक्स, ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जहां पर हम इससे काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के ऊपर काम ले सकते हैं। बेसिकली एक जनरल पर्पस रोबोट है ये। अच्छा उसामा, हमें ये भी बताइएगा इस रोबोट के बारे में कि कितना टाइम लगा आपको इसको बनाने में और आइडिया कैसे आया कि आपने रोबोट बनाना है? जी इसको ये रोबोट जो है बेसिकली मैंने 2019 1 सितंबर से बनाना शुरू किया था। एक सबसे पहले मैंने एक फिंगर का जॉइंट इसका बनाया था और वहाँ से फिर इसको मैंने स्टार्ट किया। अगर आइडिया की बात करें तो मैं उससे काफ़ी पहले से रोबोटिक्स की फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2017 में इससे पहले मैंने एक सर्विंग रोबोट बनाया था जो कि रेस्टोरेंट के अंदर फूड सर्व करता था कस्टमर्स को।
तो बेसिकली जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो ऑटोमेशन फील्ड में थी, क्योंकि रोबोटिक्स बेसिकली है ही ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का नाम है। तो इसलिए क्योंकि मुझे इस चीज़ में बड़ा लगता था कि ये मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ कि कोई ऐसी मशीन्स गैजेट्स जो कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकें, तो इसलिए वहाँ से मेरे अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं रोबोटिक्स के अंदर आऊँ। ठीक है उसामा, आपने हमें ना आसान अल्फाज में बताना, ये फार्मूला कार जैसा मामला ही है, क्योंकि हम आपकी फील्ड को बिल्कुल नहीं समझते और जो ऑडियंस हैं वो भी नहीं समझते, नाजरीन भी नहीं समझते, इसलिए आपने ना आसान अल्फाज में हमें बताना है कि फार्मूला कार वाला मामला ना हो। अच्छा, ये रोबोट आपने अब आसानी से हमें बताना है कि ये करता है, मैं आगे काम कर रहा हूँ, ये रोबोट ये काम भी करेगा। और रोबोट अगर हम दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया में तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी वैसा टैलेंट मौजूद है, वैसा काम हो सकता है, क्यों नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है। हमें सिर्फ इसके लिए जो ज़रूरत है वो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड हमें सिस्टम बनाना है। होना ही चाहिए कि जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में रोबोटिक्स की लैब्स होनी चाहिए और वहाँ पर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को ऑफ़र करें। और यूनिवर्सिटीज़ में जो है हमारे पास प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स तो मौजूद होते हैं जो कि रोबोटिक्स के ऊपर काम कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, तो वो वहाँ पर उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो वहाँ पर क्रिएट करें लैब्स में और उनको प्रोवाइड करें उनके सॉल्यूशंस जो भी हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम इस तरह बन सकता है। और इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो यही है कि बेसिकली जो हमारे इंडस्ट्री है और एकेडमिया है, जो लैब्स हैं, उनके दरमियान इतना अच्छा अभी आप कह दें कि गैप है, उसमें रिलेशन इतना अच्छा नहीं है। जो इंडस्ट्रियल बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो भी ऑटोमेशन सॉल्यूशंस होते हैं वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, मशीन्स या जो भी रोबोट्स होते हैं। और अगर हम उसको अपने पाकिस्तान के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, यहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ में काम करें, R&D का एक कल्चर डेवलप करें, तो पाकिस्तान सब बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल, पोटेंशियल तो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसामा, हम आपसे आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी पूछेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और हमें क्या फिर होटल्स में नज़र आ रहे होंगे उसामा के जो है और रोबोट्स जो है सर्व करते हुए दिखाई दे रहे होंगे हर जगह? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि इस रोबोट को मैं इंशाल्लाह कमर्शियल स्पेसेस में जैसे कि आपके शॉपिंग मॉल्स हैं या आपके पास जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पर इसको लेकर जाएं, इसके डेमोस्ट्रेशंस करें। फिर इससे भी ज़्यादा ये है कि हम इसको यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरा है ये एक प्लान कि मैं इसको लेकर जाऊँ स्टूडेंट्स की मोटिवेशन के लिए, उनके इंस्पिरेशन के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझे अभी भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के कि वो पूछ रहे होते हैं कि हम रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं और इस पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमें गाइड करें कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे हमारी तरह के जो कहते होंगे ऐसा रोबोट बना दें जो हमारे पर्चे जाके दे, हमारे पेपर जाके ना वो दिया करे। अच्छा उसामा, हमें ये भी बताएंगे सिग्नल कैसे देते हैं इस रोबोट को, ये कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा होता है? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बेसिकली रोबोट्स जो हैं उनको दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। या तो आप के पास कोई रिमोट कंट्रोल होना चाहिए, आप किसी तरीके से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे आइडियोलॉजी है, इसके बनाने का मकसद ये था कि ये ऑटोमेटेड सॉल्यूशन की फील्ड में आए, यानी कि ये ऑटोनोमसली काम करे, खुद ब खुद काम करे। तो उसके लिए मैंने बेसिकली इसमें अभी तक कोई रिमोट कंट्रोल नहीं बनाया है। बेसिकली मैं इसकी ही जो भी फिंगर्स या इसके जो हैंड्स हैं उनको प्रोग्राम करता हूँ और 3D डायमेंशंस जो स्पेस में कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल कर, और अभी फ़िलहाल मैं उसको प्रोग्रामिंग करता हूँ और बेसिकली ये ऑटोनोमसली खुद ही काम करता है। मतलब जो आपने अगर इसकी जो वीडियो देखी होगी जिसमें ये ड्रिंक उठा रहा है और ग्लास में डाल रहा है और सर्व कर रहा है, तो उसमें बेसिकली कोई ह्यूमन इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, वो ये अपने ही ब्रेन से उन चीज़ों को इसको हमने कहना है कि हमें 2 गिलास पानी के दे दो, ठीक है, 2 गिलास पानी के दे दो या 2 गिलास हमें कोल्ड ड्रिंक के दे दो, ये हम इसको भी बता सकते हैं या अभी हम नहीं बता सकते, ये सिग्नल नहीं दे सकते? जी बिल्कुल, अभी तो ये क्योंकि ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हार्डवेयर वो जो आप बात कर रहे हैं वो स्पीच रिकग्निशन कहलाता है, जिसमें आपकी स्पीच, आपकी आवाज़ को रोबोट सेंस कर रहा है, समझ रहा है। उसके लिए इसके अंदर माइक्रोफोन, स्पीकर और इसके अंदर जो भी प्रोसेसर हैं उसके रिलेटेड वो सारे हार्डवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं और सेपरेटली उस सिस्टम को मैंने डेवलप कर लिया है। सिर्फ इसके अंदर विद इन अ वीक और 2 वीक्स आप देखेंगे कि ये रोबोट आपसे खुद कॉन्वर्सेशन करेगा। अच्छा, लेकिन कॉन्वर्सेशन तो कर रहा होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी? क्योंकि अगर देखें, अगर किसी होटल में हम लोग कोई हो या कोई ऐसा बंदा है कोई इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, कोई ऐसी बात है, तो फिर वो क्या लैंग्वेजेस भी डिफरेंट है इसमें?
हाँ, इसमें ऑप्शन है, किया जा सकता है, क्योंकि शुरू में तो जो स्पीच रिकग्निशन APIs जो होती थी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो इंग्लिश में ही होते थे, लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। इसमें हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, जो कि मेरे ख्याल में गूगल की APIs आ गई हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको इस तरह प्रोग्राम करें कि हमारी अपनी कौमी ज़बान में जो है लोग इस रोबोट से बात कर सकें। ठीक है। अच्छा उसामा, एक अहम चीज़ है, वैसे ये एक संजीदा मौजू भी है, हम बचपन से मूवीज़ में भी देखते आ रहे हैं, कार्टून्स में भी हुआ करता था कि एक वक्त आता है कि ये रोबोट्स आपका सिग्नल नहीं ले रहे होते हैं, तो फिर ये आपके लिए बड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। ये बात किस हद तक दुरुस्त है और क्या ये कोई ख़तरे की अलामत है इनको लेके, क्योंकि बहरहाल ये एक मशीन है? जी बिल्कुल, अभी तो आप इस चीज़ की बिल्कुल अभी इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोबोट्स को अभी हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। रोबोट्स अभी हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, इससे अभी हम बहुत दूर हैं। बेसिकली वो फिक्शनल स्टोरीज़ में तो ये दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि रोबोट जो हैं वो खुद ही इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि वो बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर गए हैं, लेकिन रियलिटी इससे बड़ी डिफरेंट है। असल में जो इंटेलिजेंस डेवलप होती भी है वो किसी एक ख़ास एप्लीकेशन के लिए होती है, तो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए तो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है रोबोट, लेकिन अगर हम जनरल पर्पस की बात करें तो उसमें अभी रोबोट्स बिल्कुल भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है उसामा, वैसे ये बताएं कि आपके ये मतलब वेटर्स बेचारे क्या करेंगे कि जब आप इसको बाकायदा तौर पर इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे, कमर्शियली लॉन्च कर देंगे, वो बेचारे तो बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर ये गलती करेंगे कोई रोबोट्स, तो हम किसको पकड़ेंगे जाके? उसामा को किधर ढूंढते फिरेंगे? अच्छा, पहले वेटर्स की बात कर लेते हैं। असल में जो ये एक प्रोसेस है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो पहले फैक्ट्रीज में जो काम मैनुअली होता था तो वो शिफ्ट हुआ, रोबोट्स आ गए, तो वो अब बेसिकली नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। तो अभी भी जब मैं रेस्टोरेंट में लेकर गया था रोबोट्स को, तो हमने वेटर्स को वहाँ से हटाया नहीं, बल्कि वो बेसिकली रोबोट की मेंटेनेंस और उसके कंट्रोल और उस चीज़ों पर आ गए थे। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एवोल्यूशन है रोबोटिक्स की, जिसमें ये काम होना ही है। और ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इससे फ़ायदा ये भी है कि जो लोग हैं, जो हमारी अब जनरेशन है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में अभी से ही इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें आगे किस तरह की जॉब्स क्रिएट होंगी, तो हमें उसी फील्ड के ऊपर हम तो बड़े परेशान रहे हैं जब चाइना ने पहला एंकर रोबोट बना लिया था ना, तो हम तो बहुत परेशान हो गए थे। एंकर ही ना खत्म हो जाए, रोबोट एंकर हो गए। अच्छा चले, हमें ये बताएं कि वो नौजवान जो आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर आपके साथ भी जी उसामा कह रहे हैं कि हम, उसामा का कहने का मतलब हम ये ले सकते हैं कि हमारे साथ उसामा ने बिठाया होगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि जितना कुछ मतलब कि रैपिडली चीज़ें बदल रही होती है ना, ये रोबोट के बस की बात नहीं है। वैसे अभी हमें नहीं लगता है, शायद कल को हो जाए। ये हमें बताएं कि नौजवान आना चाहते हैं, वो किस तरीके से इस फील्ड में आ सकते हैं? कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है? अच्छा, रोबोटिक्स जो है वो बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, यानी इसको मास्टर्स लेवल पे इसकी डिग्री ऑफर होती है। तो अगर आप इसको देखें तो इसके बैक एंड पे अगर बैचलर्स लेवल पे इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो मैकाट्रॉनिक्स है। मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, जो कि अगर आप इसके काफ़ी करीब तरीन, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों इंजीनियरिंग का उसमें मिक्सचर है। और साथ में सॉफ्टवेयर पार्ट मैं समझता हूँ ऐसा होता है, रिलेटिवली इजी होता है। आप प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है कि आप यूट्यूब पे बहुत से चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत से आपके प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह ये तीनों स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। बिल्कुल ठीक है, हम आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे, साथ ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपने एंकर्स सबसे आखिर में जाके बनाने हैं, पहले बाकी तमाम फील्ड्स को आपने ना पुर करना है। बहुत शुक्रिया उसामा, सबसे पहले पाकिस्तान का आप कैसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, क्या बात है। बिल्कुल, और कितने अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिकली वो रोबोट जो हमज़द, उसकी वीडियो देखी मुझे हैरानगी हो रही थी कि कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म भी कर रहा है, पानी डाल भी रहा है और फिर पेश भी कर रहा है। छोटे बहन भाइयों का बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे तो उनकी फिक्र ज़्यादा हो रही है ना, कि उनके हम उनको ही ऑर्डर कर रहे होते, लेकिन ये टैलेंट मौजूद है। आप देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए, पोटेंशियल है, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है और हमें भी काम करना है, जिंदगियां आसान होती हैं। और उन्होंने कहा कि हमें एक सेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत है, तो वो भी होना लाजमी है ताकि इन चीज़ों पे प्रमोट भी किया जा सके। और अपने बच्चों का फ्यूचर सोचते वक्त ये देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और बच्चों को अब हमें कौन सी, बच्चे खुद भी सोचेंगे कौन सी स्टडीज अब इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और पहला सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन खेला जाएगा। इसी पर हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हाफिज इमरान। सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में किसके जीत के इम्कानात ज़्यादा लग रहे हैं आपको आज?
देखिए जी, जो अच्छा खेलेगा उसके जीत के इम्कानात ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम लैपटॉप पे ये टीम देख लें, अगर हम जिस तरह से हमजा भी अक्सर ये देख रहा बात कर रहा होता है, तो उस लिहाज से हमें कौन सी टीम अच्छी लग रही है, स्ट्रांग लग रही है? ये वो नजूमी वाली बात की है कि 50-50 चांस है। अच्छा, वैसे तो क्रिकेट इन्फो में विन प्रोबेबिलिटी का आ जाता है ना कि फौरन स्टार्टिंग में पता जी इमरान। देखिए दो जो बड़ी टीमें आई हैं नॉकआउट मरहले में, और अगर उनको देखा जाए जिस तरह से पूल बने थे, जब आप नॉकआउट तक आ गए हैं, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, तो न्यूजीलैंड ने भी कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। दोनों के जो एक फ़र्क है बड़ा, वो बैटिंग की जो गहराई है इंग्लैंड के पास, और उनका जो एक मुसलसल जारहाना हिकमत अमली के तहत खेलने वाला जो उनका अंदाज है, जिसके जरिए उन्होंने आप देखेंगे वर्ल्ड कप में भी, और एक सबसे दिलचस्प चीज़ ये होगी कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी ये दोनों टीमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आमने सामने आई, और अब ये T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में आमने सामने आई हैं दोनों। तो पाकिस्तान, तो इन दोनों टीमों का अगर आप मुवाजना करते हैं तो पेस भी अच्छी है उनके पास, न्यूजीलैंड के पास उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, स्पिनर्स बहुत उतने ज़्यादा उनको शानदार नहीं है जैसे आप राशिद खान को कह लें, या जैसे आप इंडिया के स्पिनर्स को कह लें, या आप जिस तरह से देख लें ऑस्ट्रेलिया में एडम ज़ैम्पा हैं जो बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, या श्रीलंकन स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा उसमें नरमी नज़र आती है, लेकिन जो इंग्लैंड का जो बैटिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप देखें कि वो 190, 180, 190, 200 रन वाली बैटिंग है, और उनके 9वें 10वें नंबर तक भी ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं जो किसी भी बॉलिंग लाइन के खिलाफ बहुत अच्छा। इमरान, जैसन रॉय ना होने से कोई फर्क पड़ेगा इंग्लैंड को? जैसन रॉय का जी देखिए, एक हो सकता है, लेकिन जेम्स वेंस को मेरा ख्याल उसकी जगह पर वो शामिल हुए हैं। हाँ जी। तो वो भी कोई नरम खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ESL भी खेले हैं UAE में, और एक जरूर हो सकता है कि जैसन रॉय का एक बड़ा एक मुनफरिद किस्म का अंदाज है, और वो बिल्कुल 5, 6, 7 ओवर्स में मैच को नक्शा बदलने और बहुत तेजी से रन करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन वेंस भी किसी से कम नहीं है। इनकी बैटिंग में अगर देखें, काफी सारी चीजें इन्होंने इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप में देखी हैं आपने, कि शारजा में एक मैच जिसमें जोस बटलर ने और मॉर्गन ने पार्टनरशिप की थी, और आखिरी 10 ओवर्स में लगभग 60, 70, 80 रन उन्होंने अकेले ने स्कोर कर दिए थे जोस बटलर ने। तो इनकी बैटिंग की जो इनफरादियत है ना, कि तेज बिल्कुल जारहाना अंदाज से भी खेलने की सलाहियत रखते हैं, और उसके साथ साथ इनके पास ऐसे बैट्समैन भी मौजूद हैं कि अगर इनकी ऊपर से विकेटें गिरती हैं तो ये स्टेबिलिटी की तरफ भी चले जा सकते हैं। मॉर्गन देखें, बड़े बेहतरीन कप्तान है, इसमें भी कोई शक नहीं। केन विलियमसन बहुत अच्छी और बेहतरीन कप्तान है, लेकिन जो आपको एक जारहाना अंदाज या तेजी से या स्ट्राइक रेट या इंटेंट या जो एक बड़ा स्कोर करने की और उसको फिर चेज करने की अहलियत है, उसमें इंग्लैंड को जरा बढ़ती हासिल है। इमरान, हमें क्या सूट करता है कि इंशाल्लाह कल हमारा भी सेमीफाइनल है, हम इंशाल्लाह फाइनल में जा रहे होंगे, हमें देखा जाए प्रैक्टिकली क्या सूट करता है कि इंग्लैंड फाइनल में हो या न्यूजीलैंड के साथ फाइनल हो रहा हो? सबसे पहले तो आपके मुंह में घी शक्कर के पाकिस्तान फाइनल में जा रहा है, और उसके बाद मेरे मुंह में घी शक्कर के जो मर्जी आ जाए, हम उसके पास जीत जाएं उसके। देखिए, दोनों टीमें ना, दोनों में से जो भी फाइनल में जाता है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान भी जाएगा, और पाकिस्तान फाइनल ये बाबर आजम वाला जज्बा है इमरान, लेकिन नहीं, आप बतौर एनालिस्ट बताएं हमें क्या सूट करता है। देखिए, दोनों टीमों में से पाकिस्तान को जो सूट करता है वो न्यूजीलैंड निस्बतन सूट करेगा जी। न्यूजीलैंड निस्बतन सूट करेगा इसलिए क्योंकि उनकी बैटिंग डेप्थ और इनकी बैटिंग डेप्थ में फर्क है जी। और उसके साथ साथ इनकी जो दरमियान के ओवर्स में पाकिस्तान जो रन्स निकाल सकता है, या जो एक जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है न्यूजीलैंड, वो उससे ज़रा फर्क है जो इंग्लैंड खेलता है। तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में भी पाकिस्तान की टीम खेलते हुए नजर आएगी। वो निस्बतन ज़रा आसान खिलाड़ी हैं क्योंकि एन मॉर्गन और उसकी जो टीम है वो बिल्कुल जारहाना अंदाज से खेलते हैं। उनका आप पिछले 2-3-4 साल से देख लें तो वो एक ही तरह के क्रिकेट देखते हैं। फिर उनकी जो बैटिंग है मिडिल ऑर्डर में आपके पास ऐसे आ जाती हैं, मैच को चलाने वाले हैं। तो मेरा ये ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट होगी ना आज के मैच में इंग्लैंड के लिए, केन विलियमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं, पिछले 8, 10, 12, 20 मैचेस उठा के देख लें, न्यूजीलैंड की विकेट्स गिरती हैं ऊपर से, फिर केन विलियमसन खड़े होते हैं, उनके गिर्द पूरा मैच घूमता है
और वो मैच को चलाते हैं। जब वो मैच को चलाते हैं एक एंड से विकेट महफूज होती है, स्कोर बोर्ड को रोटेट करते हैं और फिर न्यूजीलैंड को दोबारा अटैक का मौका मिलता है। तो सबसे अहम विकेट आज के मैच में भी केन विलियमसन की होगी। और अगर केन विलियमसन, इमरान, अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की, तो वो कह रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जो खिलाड़ी उन्होंने मांगे थे वो मिले भी हैं और वो खुलकर अब फैसले कर रहे हैं। रमीज राजा के चेयरमैन बोर्ड का ओहदा संभालने के बाद क्या आपको लगता है कि कौमी क्रिकेट को मजीद बेहतरी हम देख रहे हैं कि वो बेहतरी की जानिब जा रही होगी? देखें, उनको जो खिलाड़ी उन्होंने मांगे थे वो पहले तो नहीं मिले, वो बाद में मिले। जो उन्होंने पहले मांगे थे वो नहीं मिले। ये दूसरी बात यह है कि अब बाबर ने जिस तरह की कप्तानी इस वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में की है, देखिए कप्तान कोई भी कप्तान अपने बॉलर्स के बगैर और अपने टॉप प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस के बगैर बड़ा कप्तान नहीं बन सकता, कामयाब कप्तान नहीं बन सकता। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अल्लाह करे कि वो दुनिया के बेहतरीन कप्तान भी बने। ठीक है, जो टीम है, सिलेक्शन कमेटी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है, फुटबॉल में टीम गेम है, हॉकी टीम गेम है, लेकिन जो किरदार क्रिकेट में कप्तान का है वो किसी भी टीम गेम में नहीं है। तो उस किरदार को, उसकी हैसियत और अहमियत को समझते हुए उसकी राय को भी अहमियत दी जानी चाहिए। और कप्तान की भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जब उसको इतने इख्तियारात मिल जाए सिलेक्शन में, तो वो उसको अपनी पसंद नापसंद के बजाय ना उसको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान।